अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहते हैं आप सबको एक और सुबह में। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। वीकेंड आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बेहतरीन गुजरा होगा। वैसे गर्मी की शिद्दत से इस बात का अंदाज़ा तो नहीं होता कि किसी का भी वीकेंड अच्छा गुजर सकता है। बहुत गर्मी थी इस वीकेंड पे, लेकिन आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है। मैं हूँ आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार और मेरे साथ मौजूद है हुमायूं ज़ेब अब्बासी। और आपने जैसे कि कहा कि वीकेंड जो है वो माइंड वाज रियली हेक्टिक, बहुत ही टफ वीकेंड था बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। बट कुछ लोग के पास कम होता है काम करने के लिए, उनके पास ज़्यादा नहीं होता। जो लोग बिल्कुल फारिग मालूम होते हैं, मुझे लगता है वो तो उनकी ज़िंदगी बड़ी बेहतरीन चल रही होती है। लेकिन मेरे पास मुझे लगता है कि इस ज़िंदगी में जितने कोई एक बेटा होना सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि देन यू हैव टू डू सो मैनी थिंग्स ऑल द टाइम। फॉर इंस्टेंस कि आपके रिश्तेदार भी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं आपसे कि जब वो आएंगे तो आप अपनी नींद ख़राब करके उनके पास आके मिलेंगे उनसे आके। बिकॉज सैटरडे संडे इज़ द ओनली टाइम आई गेट टू स्लीप अ लिटिल लॉन्गर। मतलब मैं तकरीबन 10 बजे तक सो जाता हूँ अब मैं, लेकिन वीकेंड पे ऐसा नहीं हो सका। मैं सुबह 8 बजे मुझे जागना पड़ा। अच्छा, मुझे लगता है कि वीकेंड पे आप जो भी प्लान करते हो ना कि हम ये कर लेंगे इस वीकेंड पे, अजीब वो नहीं हो पाता। कुछ और हो जाता है उसका ऑल्टरनेट, लेकिन वो नहीं हो पाता जो आप चाहते हो कि हाँ हम लोग ये कर लें। आज बल्कि मैं सुबह जब रुबेल के साथ आ भी रही थी तो वो मुझसे पूछ रही थी कि वीकेंड पे आप क्या करती हैं। मेरे पास तो कुछ करने को नहीं होता और मैं बड़ा इंतज़ार करती हूँ अपनी बहन का। तो मैंने कहा मेरे पास इतना कुछ करने को होता है कि मुझे लगता है कि वीकेंड कल मुझे रात को मैं 9 बजे गई हूँ पेट्रोल डलवाने, सिर्फ ये सोच के पूरा वीकेंड में सोचती है कि अच्छा अभी जाती हूँ अभी जाती हूँ। नहीं, अच्छा मुझे लगा सस्ता तो सुबह डलवा लेती। नहीं, संडे को मैं डलवाती हूँ ना, सैटरडे या संडे को, ताकि फिर पूरा अगला हफ्ता जो है वो चल जाए। So why didn't you do in the morning? आज सुबह नहीं, मैं मॉर्निंग के लिए कोई काम ऐसा एक्स्ट्रा नहीं रखती कि ऐसा ना हो कि तो बंदा लेट हो जाए। वैसे ही कोई सड़क का, क्योंकि ज़ाहिर पिंडी सांबाद वाले जो लोग हैं उनको तो ये भी बड़ा मसला होता है, अब फलानी जगह से सड़क बंद है, अब यहाँ से है, अब ये है, अब ये क्लोजर जो है वो लगा हुआ है। तो उसकी वजह से मैं कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा काम नहीं रखती जिसकी वजह से देरी हो सके। अच्छा, आज का जो मौजू में सोच रहा था कि क्वाइट रिलेटेड ऑल्सो द जॉइंट, इट्स नॉट रिलेटेड कि मैं अपनी उससे बात करूँ, मैं जॉइंट फैमिली में नहीं रहता, लेकिन जॉइंट फैमिली को मैं सोच रहा था कि जब एक नई नवेली दुल्हन आती है, पहले तो स्टार्टिंग फ्रॉम दैट कि उसकी विदाई जो है वो तकरीबन, अगर क्योंकि अक्टूबर नवंबर दिसंबर इज़ द मंथ जिसमें सबकी वेडिंग एनिवर्सरी आ रही होती है। तकरीबन 90% पाकिस्तानियों की वेडिंग एनिवर्सरी इसी 3 महीने में, बिकॉज़ अच्छा मौसम होता है ना, तो एवरीवन वांट टू गेट मैरिड। आने वाले ठठर जाए मर जाए सर्दी में, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि गर्मी का इलाज नहीं, सर्दी का इलाज है। गर्मी जो है ना वो आपसे बर्दाश्त नहीं हो पाती, और सर्दी जो है उसके बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं कि आप जो है वो हीटिंग सिस्टम अच्छा कर लो, मैंने उस दिन भी सॉरी ये देखा, स्वेटर ले मैंने लो। कहा मैं आपको एक करूंगा उस दिन भी आपने वो उसी शो में हमारे ऑल्टरनेटिव। अच्छा मुझे बड़ी कोप थी, पता नहीं क्यों होती है। कोई आपको किसी चीज की सही प्रोनाउंसिएशन आए और कोई गलत कर रहा हो तो ऑब्वियसली होती है। और जो आपका दोस्त हो। अच्छा हलीमा, लेकिन ये एक अच्छी बात है कि आप मुझे कह सकते हो, वरना बहुत सारे लोग ऑफेंड भी हो जाते हैं। तुम्हें क्या है, तुम्हें समझ आ गई है ना, लोग आ गई ना समझ। अच्छा मैं तुम्हें बताऊं, और दूसरा ये कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर में शादियां बहुत होती है 90% की, जैसे मैंने बात की, लेकिन दुल्हन की विदाई जो वो सुबह 11 बजे हो जाती है। कैसे? क्योंकि वो चली जाती है, वो कॉलेज चली जाती है, ठीक है, वो कॉलेज चली जाती है, बेचारी ने सारा दिन, फिर उसके बाद फोटोशूट के लिए चली जाती है, फिर उसकी बारात रस्में होते होते रात 12 बज जाते हैं, और उसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि जब वो घर जाएगी तब भी वो अपने घर फ्रेश होगी और सबसे मिलेगी, लेकिन वो भी बेचारी थक जाती है। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम का एक और, ये मुझे, मैं मसला नहीं कह रहा, मैं दोनों ओपिनियंस आपको बता रहा हूँ। एक ये भी होता है कि यू आर ऑलवेज रेडी कि आप कोई अगर आ गया है तो आपने उससे आके सुबह के मिलना है, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं, अगर आपको नींद आ रही है दोपहर की तो आप नहीं सोच सकते, क्योंकि दे वांट योर टाइम। और फिर बड़े बुजुर्ग कहते हैं यही रौनकें हैं, जब हम चले जाएंगे तो फिर कहाँ ये रौनकें रहेंगी। सो यू गेट इमोशनली ब्लैकमेल एज वेल, एंड देन यू सेड कि अच्छा ठीक है आप सही कह रहे हैं। सो ये किसी हद तक ठीक भी है और किसी हद तक, क्योंकि मुझे लगता है वो बॉर्डर लाइन, वो लाइंस ड्रॉ करना बड़ा ज़रूरी होता है यार। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ बताती हूँ, मेरे घर में इन चीज़ों के हवाले से इतनी ज़्यादा सख्तियाँ थी कि आपने इवन ये कि मेरी अम्मी की फ्रेंड्स भी अगर आ रही होती हैं, फैमिली तो चलो एक अलग चीज़ है, आपसे कोई मिलने के लिए आता है, लेकिन अगर उनकी फ्रेंड्स भी आ रही हैं तब भी हमने आना है, उनसे मिलना है, उनको 10-15 मिनट हमने देने हैं, और फिर उसके बाद आपने चले जाना है। बंद कर दे हम सब सुन रहे हैं। उसके बाद हमने, अच्छा मेरा बंद है, अच्छा मेरा खुला होता तो हमने जो है वो वापस चले जाना है। तो और फिर जब वो जाने लगे तो फिर दोबारा आके हमने उनसे मिलना है। तो आप बीच में अपना कुछ भी नहीं कर सकते, सो नहीं सकते, मतलब नहाने नहीं जा सकते, क्योंकि ऑब्वियसली आपने ये सोचना है कि भाई अगर आंटी जा रही होंगी तो मैंने उनको सी ऑफ करना है। कि उसके कंपैरेटिवली जब मैं अपने ससुराल में आई हूँ तो मुझे लगता है कि बहुत लीनियंसी है।
अच्छा अलीमा, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे पे इतनी सख्तियां हो चुकी है कि आप मुझे ये लीनियंसी पर्सन टू पर्सन है, पर मैं एक जेनेरिक बात कर रहा हूँ कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में जो अच्छी बातें ये भी हैं कि आपके बच्चों को बड़े बुजुर्ग मिल जाते हैं जो उन्हें बहुत सारी पुरानी बातें सिखा सकते हैं। करने वाले अगर आपने लोग कहीं मिल जाना जाते है, हैं। आपने कहीं जाना है तो आप उनके पास छोड़ के चले जाते हैं, आपको डर नहीं होता, खौफ नहीं होता, दादा दादी घर पर है, पप्पो घर पर है। लेकिन एट द सेम टाइम क्योंकि मैं अब वो बता रहा हूँ कि हमने इस म्यान रवीस में भी इख्तियार नहीं की, या तो हम बहुत अंदर घुस जाते हैं या तो हम बिल्कुल डिटैच हो जाते हैं, क्योंकि कराची में एक ऐसा सिस्टम है, कराची में हाई राइज बिल्डिंग सिस्टम है, वहाँ पर जगहें कम होती हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक फ्लोर आपका मिल जाए, सिस्टम है ज़्यादातर से, एक फ्लोर आपको मिल जाए दूसरा, तो एक ही फ्लैट में वो 3-4 कमरों वाला फ्लैट होता है, तो उसमें सब रह रहे होते हैं, ठीक है। तो वो जब वो धगड़ मगड़ सब बाहर आते हैं तो एक ही जंगल के शेर में सब खेल रहे होते हैं, वो दरमियान में टीवी लाउंज होता है जिसमें सारों ने मिलना होता है। सो ओवर देयर इन कराची देयर इज अ लिटिल प्रिवेसी कब होती है कि जो बहुत अमीर है उनके पास फ्लोर्स चेंजिंग होगा, लेकिन ज़्यादातर फ्लैट्स होता है तो उसमें आपको रहना पड़ता है। तो कभी अगर किसी को नींद आ रही है तो आप किसी दूसरी जिठानी के बच्चे को नहीं आप कह सकते कि यार आपके बच्चे शोर कर रहे थे, मैंने दोपहर में सोना ये आप नहीं कह सकते, या आपके पास फ्लोर हो, आपके पास पूरी धरती हो, और गलत भी है ना और आप ये गलत भी है ना कि अगर आप उसकी जिठा कहेगी आप एक काम करें, आप रात को सोया करें टाइम पे। नहीं, अच्छा अगर दोपहर को आप थोड़ा नैप ले भी रहे हो और अभी ये 14 अगस्त गुजरी है और बच्चे जो है वो बाजे बजा रहे हैं, तो आप नहीं कह सकते उनको कि आप बाजा मत बजाओ, खुदा को। हमें इस पे इत्तेदाल कैसे करना है, सवाल ये है। टेलीविजन, इस पे बड़ी लड़ाई होती है, भाभी ने कोई और चैनल देखना है, बड़ी भाभी ने कोई और चैनल देखना है, सासू माँ ने कोई और चैनल देखना है। अल्टरनेटिव अब आ गया है, पहले जमाने में नहीं होता था, लेकिन अब फोन पे भी लोग देख लेते हैं कि बट हलीमा एवरीबॉडी वांट्स टू वो पता है वो होता है ना कि ये टीवी देख रही है तो मुझे यू नो कंपटीशन, क्या हाल चाल है, कंपटीशन होती है। ठीक, आप दोनों बताएं कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक, दुखती रख तो नहीं थी क्योंकि मैंने देखा आपको कनखियों से आप काफी हंस रही थी। मेरा एक सवाल है आपसे, जॉइंट फैमिली सिस्टम एक आप में बहुत खूबसूरत चीज भी है और एक आप में थोड़ा सा खराब भी हो जाता है। अगर आप उस म्यान रवी से एक्सटेंड कर जाए तो चीज़ें ख़राब भी हो जाया करती हैं। आपसे सवाल मेरा ये है कि एक जो लड़की नई नवेली दुल्हन है जो एक नए फैमिली सिस्टम्स में आकर बसी है, उसके लिए कितना मुश्किल होगा कि उसने जो बाहर से जिठानी या दिरानी या भाभी या नंद आ रही है, उसने 1 महीना रहना है क्योंकि उसके माँ बाप जिंदा है, उससे तो आना ही अपने माँ बाप के पास और फिर ख्याल रखना माँ बाप ने नहीं, ख्याल रखना भाभी ने। कितना मुश्किल होता है। मुश्किल समटाइम्स होता है, कुछ किसी के मामले में बिल्कुल भी नहीं होता, कुछ लोग बहुत मुश्किल से गुजरते हैं। लेकिन वही बात है कि मैं ये बात बोलती हूँ कि लड़की को खुद ही एडजस्ट करना पड़ता है सबके मूड स्विंग्स। पहले 1 साल वो खुद ही झेलने पड़ते हैं। 1 साल नहीं, हर किसी की बर्दाश्त का एक पैमाना है और जब तक वो बर्दाश्त नहीं आ जाती नहीं होता, आपने एडजस्ट करना है। आपने एडजस्ट करना है। बहुत सी चीज़ें डिफरेंट होती हैं अपने घर के हवाले से, तो और लड़की को ये बताना चाहिए कि आप अब इस माहौल से दूसरे माहौल में जा रही हैं, वो चीज़ें बिल्कुल सही। जैसे आप बता रही हैं कि आपकी बिल्कुल सख्तियाँ इतनी शादी से पहले थी कि आपको। जैनू एक और सवाल पूछ लूँ आपसे, वही बहन वही भाभी जो कि कह रही है कि नंद आ गई है और मुझे उसके लिए खाने पकाने बाहर से आई हुई है, वही भाभी वही बहू जो है वो जब अपने घर जाती है वो एक्सपेक्ट करती है उसकी भाभी भी उसके साथ करे, तो फिर उसको क्यों बुरा लगता है? अच्छा ये ना इसमें ये बहुत बड़ी डिबेट है। इसमें एक मुहावरा है जो मेरी सास अक्सर बोला करती हैं कि जब मैं बहू बनी तो मुझे सास अच्छी ना मिली, और जब मैं सास बनी तो मुझे बहू मिल गई। हाँ सही, ठीक है। तो अब आपने खुद समझना है। अब आपने चेंज कर दिया। मैं भी यही मुहावरा यही है, लेकिन जाहिर है अक्लमंदों के लिए इशारे काफी होते हैं। इसमें भी ये गलत, मतलब मुझे लगता है कि गलत है। बहुत सारी भाभियां जो अपने घरों में अपनी नंदों को बहुत केटर करती हैं, मैं उनमें से नहीं हूँ, अपने घर जाके भी काम खुद करती वो अपने घर जाके भी काम खुद कर रही होती हैं, क्योंकि मैं अपनी भाभी के मामले में बहुत ब्लेस्ड हूँ। उन्होंने मेरी हमेशा उसने बहुत केयर की है। अच्छा ये देखो ये कितना अजीब सा है ना। आई एम सो सॉरी, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ। जब अपनी से हो तो मैं ब्लेस्ड हूँ, जब किसी और की यार मेरे लेकिन उसकी तो नंदी नहीं है ना, मैं वैसे कह रहा हूँ। अच्छा ये सिस्टम सिस्टम मुझे अच्छा भी नहीं लगता। जब नंदे आ जाती है बाहर मुल्क से आती है तो दे एक्सपेक्ट वो 1-2 महीने आपके पास रुकती हैं एंड दे एक्सपेक्ट यार इतना काम अपने घर में किया अब यहाँ पे नहीं करना। हाथ बटाने में और काम करने में बहुत फर्क होता है। तो अगर आप किसी का हाथ बटा दे तो बहुत अच्छा होता है। दूसरी बात ये मुझे लगता है आजकल के सास ससुर
और माँ बाप को ये समझना चाहिए कि अब हम वो एक बॉर्डर लाइन लगाएं, किसी को उस बॉर्डर लाइन से क्रॉस ना करें। अगर किसी को प्राइवेसी चाहिए अपने रिश्ते को बेहतर करने के लिए, वो चाह रहे हैं कि हम बेहतर तरीके से रह सकें, कुछ अकेले में बात कर सकें, अकेले में टाइम स्पेंड कर सकते, उनको करने देना चाहिए। क्योंकि ट्रिप भी होती है तो उस ट्रिप में भी ना आपको होता है तो अम्मी कहती है हाँ अकेले जा रहे हो, साथ ले जाओ मुझे भी। अबे थोड़ी देर बाद कॉल डॉक्टर जान यहाँ पे थोड़ा सा आपने क्या बनाना है आज? अच्छा मैंने जो है पकोड़ा मिक्स बनाने, मलका के ये हमारा पकोड़ा मिक्स चाय के साथ पकोड़े। हाँ चाय के साथ पकोड़े हो सकते हैं, हम चाय भी कर सकते हैं। आपको चाय भी सर्व हो जाएगी और साथ में हम पकोड़े बनाएंगे। इसमें हम चिकन के, ब्रेड के और आलू के पकोड़े बनाएंगे। चिकन, ब्रेड और आलू तीनों के आप बना के दिखाओगे? तीनों के बना के दिखाऊंगी। और दूसरा ये कि उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है कि जिनको होता है कि मसाला पकोड़ों का जो है वो नमक ज्यादा हो गया, मिर्च ज्यादा होगी, बैलेंस्ड मसाला इसमें होगा तो बड़े इजीली टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम कि वो सारा मसाला बनाने के लिए, तो इफ इट इज रेडी तो व्हाई नॉट। चिकन पकोड़ा इज माय फेवरेट इन रमजान। पर यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा। देख रहे हैं आप एक और सब हुमायूं हलीमा के साथ। जी वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक से पहले हम लोग बात कर रहे थे एक टॉपिक के हवाले से, आप लोग भी उसके हवाले से कुछ शेयर करना चाहें तो ज़रूर शेयर कर सकते हैं। शादी के बाद के एक्सपीरियंसेस बहुत डिफरेंट होते हैं लड़कियों के, ज़रूरी नहीं है जैसा एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया है, जैसा एक्सपीरियंस जैनब ने शेयर किया है। हमने अपने हालात, वाक़यात, इधर उधर सर्कमस्टांसेस देखने के बाद उन एक्सपीरियंसेस तक हम पहुँचे। लेकिन हर इंसान का, हुमायूं, किसी भी नए एक्सपीरियंस के हवाले से उसका कुछ और नज़रिया होता है। अब जैसे मैं जॉइंट फैमिली में कभी रहा नहीं हूँ तो मुझे इस तरह अंदाजा नहीं है। मैं भी शादी से पहले नहीं रही। व्हाट इज जॉइंट फैमिली सिस्टम? बिकॉज जॉइंट फैमिली सिस्टम में मेरा ख्याल है होता है दादा दादी हों, आपके फुप्पो हों साथ में, चाचा चाची हों साथ में, तो we always had an individual life and that has a different impact. Always हमें था कि दादा दादी का प्यार मिलता या फुप्पो वगैरह से ज्यादा मुलाकात होती। अच्छा नहीं, मतलब मुझे इसमें भी वो लगता है कि मेरे जो दादा थे, हम लोग जब छुट्टियां गुजारने जाते थे साहिवाल, तो मेरे दादा जो है वो हमारे साथ बहुत एक्सेप्शनल बिहेवियर होता था उनका। अच्छा बुरा वाला? अच्छा बुरे वाला? अच्छा नहीं, अच्छा बिहेवियर होता था। और जैसे वो हमें पैसे निकाल के दे रहे होते थे तो बाकी सारे जो मेरे चचा वगैरह के बच्चे होते थे तो वो उनका बहुत मजाक उड़ाते थे कि आज तो दादा की तिजोरी भी खुली है और इन्हीं के आने पे खुलती है और ये वो। तो वो हमारा उस लिहाज से एक अच्छा एक्सपीरियंस भी था। लेकिन हाँ, हमें ये भी होता था कि मेरे दादा और मेरी पर दादो, मेरे बाबा की दादो, मेरी दादो तो मैंने कभी उनको देखा नहीं, वो हयात नहीं थी, उनकी बहुत जल्दी उनका इंतकाल हो गया था। तो वो बहुत ज़्यादा उन बच्चों का ख्याल रखती थी, उनके लिए खाना बनाना, इवन खाना खिलाना। तो वो मैं बड़ा मुझे होता था कि यार शायद हम लोग भी यहाँ रहते तो हम भी इस एक्सपीरियंस को फील कर सकते। तो आप लोगों ने भी जी कॉल करके बताना है कि किस तरह के आप लोगों के एक्सपीरियंसेस। हाँ, आपको क्या लगता है जॉइंट फैमिली सिस्टम में क्या अच्छाइयाँ आपको लगती है, अच्छाइयाँ क्या है? हाँ ज़रूर शेयर करें अच्छाइयाँ, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग बुराइयाँ शेयर कर रहे होते हैं तो आप लोगों ने अच्छाइयाँ भी बतानी है। अच्छा जी, हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। बहुत दफ़ा साइकोलॉजी के हवाले से साइकोलॉजिस्ट से हमने बात की है, लेकिन हमेशा जब भी मैं और हुमायूं बात करते हैं, जब भी हम लोग टॉपिक के हवाले से पढ़ रहे होते हैं, लगता है कि कुछ और है नया जिसके बारे में अभी बात की जा सकती है। हमने बहुत दफ़ा ड्रग एडिक्शन के हवाले से बात की, इन सारे टॉपिक्स को भी हम टच करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनको पढ़ के हम सोचते हैं कि यार इसके बारे में तो नहीं सोचा था कि हाँ ये भी होता है हमारे माशरे में और ये बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, इसके हवाले से बात करनी है। तो साइकोलॉजी के हवाले से ही कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके हवाले से आज हम बात करेंगे। लेकिन पहले हमने उनको जो है वो डिस्कस नहीं किया, जिसमें माइंडफुलनेस है। जी बिल्कुल, है ना, सबसे पहली चीज़ तो। और जो सेकंड चीज़ है वो स्ट्रेस मैनेजमेंट है। लोगों से स्ट्रेस जो है वो मैनेज ही नहीं होता और आजकल का दौर इस तरह का है कि स्ट्रेस लेवल हर किसी के बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो इस तरह की चीज़ों के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, बहुत सारे पिंडी इस्लामाबाद के मशहूर तरीन अस्पतालों में काम कर चुकी है, लेकिन ऑब्वियसली हम उनके नाम नहीं लेंगे इस वक्त। एडिक्शन के हवाले से बहुत काउंसलिंग करती हैं जिन लोगों को ड्रग की एडिक्शन हो जाती है। लेकिन मैं आज उनसे एक स्पेशल सवाल भी पूछूंगी, वो क्या सवाल होने वाला है वो जब आएंगी तो हम बताएंगे। हमारे साथ जी मौजूद है फातिमा फयाज। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है फातिमा? फातिमा कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द शो। प्लीज हैव अ सीट। so much for having me. It's a pleasure to have you on the show.
सबसे पहले हम आपसे शुरुआती बात की फैमिली से ही करते हैं, क्योंकि आप साइकोलॉजिस्ट हैं। क्या मयार होने चाहिए जब आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं? क्या ऐसे बाउंड्री लाइंस ड्रॉ करनी चाहिए कि आपकी फैमिली सिस्टम जो पाकिस्तान में या साउथ एशिया में स्पेसिफिकली देखा जाता है वो भी बरकरार रहे और आपको वो जो आपकी प्राइवेसी है वो भी इन्वेड ना हो? ठीक हो गया। फर्स्टली जैसे कि आपने आजकल जॉइंट फैमिली सिस्टम की बात की है, मोस्टली आजकल न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम का ज़्यादा स्कोप आ रहा है एज़ कम्पेयर टू जॉइंट फैमिली, बिकॉज जॉइंट फैमिली सिस्टम में काफ़ी ऐसे क्राइसिस आ रहे हैं कि ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से जो नई अपकमिंग जो आपकी घर में कोई भी न्यू मैरिज होती है तो उस चीज़ को अडेप्ट नहीं कर सकती। जैसे लेट सपोज अगर मैं बात करूँ 2 टाइप्स ऑफ मैरिजेस हैं, एक लव मैरिज है, एक अरेंज मैरिज है, ठीक हो गया। ज़्यादातर जो आजकल अरेंज मैरिजेस हैं उनमें भी ये चीज़ देखी जाती है कि वो भी ज़्यादातर नहीं चल सकती हैं। लव मैरिजेस का पहले ये एक स्कोप था कि लव मैरिज ज़्यादातर नहीं चलती एज़ कम्पेयर टू अरेंज मैरिजेस, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई होती हैं। लड़कियां जो अपने घर का माहौल देख कर आई होती हैं वो बहुत डिफरेंट किस्म का होता है, वो एक्सपेक्ट करती हैं कि वही चीज़ें उनको जो है तो ससुराल में भी मिलेंगी एज ए जॉइंट फैमिली सिस्टम में, या कम से कम जो घर में हुआ वो ससुराल में नहीं मिलेगा। कभी-कभी ये भी होता है। एग्जैक्टली, इसीलिए वो जब कंपैरिजन में जाते हैं, वो माँ जो आपसे कह रही होती है कि जब शादी होगी ना बेटा तब कर लेना, शौहर से जो मर्जी, और शौहर भी ऐसा डाटा मिलता है कि उसके बाद आप कहते शौहर कहते हैं जब बेटा होगा ना बड़ा तो बेटे के साथ कर लेना, तो फिर बेटा भी डाटा मिलता है, फिर वो कहती है कि इंशाल्लाह उस जहां ही जाके अब करूंगी जो करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल यही बात होती है। दूसरा ये कि डिपेंड करता है मर्द के ऊपर कि आप किस तरीके से बाउंड्रीज को लेकर चलते हैं। इट्स अप टू मेल के वो फीमेल को कैसे हैंडल करे, अपनी बीवी को और अपनी मदर को। मोस्ट क्लैशेस जो ज़्यादातर देखे जाते हैं वो सास और बहू के बीच में होते हैं। अब लड़कियों का ये होता है, आपको मर्द को अगर अपनी शादी चलानी है, जॉइंट फैमिली सिस्टम चलाना है, तो आपको औरत को समझना बहुत ज़रूरी होता है। मर्द होता है लॉजिक की तरफ ज़्यादा जाता है, क्रिटिकल थिंकिंग उसकी काफ़ी स्ट्रांग होती है, और औरत कहती है इमोशन ज़्यादा फील करती है। वो कभी भी आपके पास कोई मसला लेकर आएगी, वो इस नियत से आपके पास नहीं आती कि आप उसको सोल्यूशन बताएं, वो इस नियत से आती है कि आप उसको सुने। लेकिन जब आप बिल्कुल आप जब वो बात कर रही होती है तो आप उसको सुनते हैं और साथ साथ आप लॉजिक्स पे जाने स्टार्ट हो जाते हैं। आप उसको बताते हैं नहीं तुमने यहाँ पे ऐसे करना था, तुमने वहाँ पे वैसे करना था। हम पता है क्या करते हैं, मैंने किसी से कल बात भी की, हम किसी से बात करते हैं ना तो हम उसकी बात सुने इसलिए होते हैं कि हमने उसको जवाब देना है, हमने सिर्फ सुनते हैं कि हमने समझना है। बिल्कुल हम कहते हैं कि इसको इसका जवाब कैसे देना है, इसको कैसे, इसको कहते हैं तुम गलत हो। बिल्कुल आप जब उसको जवाब दे रहे होते हैं तो आप सेम उसी पेज पे पहुंच जाते हैं जिस पेज पे वो जिसकी शिकायत कर रही है आपसे, वो कहते हैं कि आप भी उसी को गलत साबित करें। तो उस टाइम पे आपने थोड़ी क्रिटिकल थिंकिंग करो कि उसको सुनना है। उस टाइम पे जब वो देखें, इमोशन एक ऐसी चीज़ है कि आप वो जब बाहर आ रहे हैं ना तो आप उसको छोड़ने के बाद एक्सप्रेस करें, ठीक है। उस टाइम पे आपने बहुत जल्दी सोल्यूशन की तरफ नहीं जाना, आपने वेट करना है कि ज़रा वो धीमी हो जाए। एक ऐसा टाइम है जबकि मतलब आप रात को आराम से बात करें, कोई स्पेसिफिक टाइम देख के जब वो इमोशंस हाई ना हो सकें, वो बिल्कुल नॉर्मल फेस में, तब आप उसको आराम से बैठ के बता सकते हैं कि ये हमने एक नेगेटिव, हम लोग बात कर रहे थे कि हमने एक नेगेटिव चीज़ के हवाले से बात किया, अब एक पॉजिटिव चीज़ के हवाले से बात कर लेते हैं। वो बच्चे जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, कभी कभी वो बड़े अच्छे बच्चे साबित होते हैं। रीज़न नंबर 1 ये कि उनको दूसरों के टोकने की आदत होती है कि बेटे ये नहीं करना, ये नहीं करना। दादी भी समझाएंगी, दादा भी समझाएंगे, फुफ्फो भी समझाएंगी, चचा भी समझाएंगे। और दूसरी चीज़ ये कि प्यार बहुत ज़्यादा मिलता है उनको, तो उनके अंदर वो जो इनसिक्योरिटीज़ होती हैं जो आजकल के बच्चों में हैं कि जी प्यार नहीं मिला, अटेंशन नहीं मिली, वो इनसिक्योरिटीज़ उनके अंदर कंपैरेटिवली मुझे लगता है कि कम होती नहीं। मैं अपने ज़माने की बात कर रही हूँ, आजकल की तो बात नहीं हो रही। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ भी है। एग्जैक्टली। तो आपने क्या कभी ये जज किया कि हाँ जो बच्चे जॉइंट फैमिली सिस्टम में बड़े हुए हैं उनको सबका प्यार मिला है, उनकी शख्सियत बहुत मुख्तलिफ है उन बच्चों से जो एक अलग फैमिली में बड़े हुए? बिल्कुल। मेरी रिसर्च थी पोस्ट ग्रेजुएट की, वो इसी पर थी कि मैंने बच्चों के ऊपर रिसर्च की थी माइलस्टोन्स किन के ज़्यादा अच्छे तरीके से अचीव होते हैं, जिसमें आपकी क्रिटिकल थिंकिंग काफ़ी अच्छी होती है, आपकी ग्रॉस मोटर फंक्शनिंग, आपके जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स है वो अच्छे तरीके से डेवलप होते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ज़्यादा अच्छी होती है। तो उसका जो क्राइटेरिया था वो ये था कि हम लोगों ने देखा था कि मीन्स कुछ बच्चे जो हैं जो जॉइंट फैमिली में हैं वो जल्दी से चीज़ें सीखते हैं, उनका एक्सपोजर ज़्यादा होता है, उनकी कोपिंग मैकेनिज्म अच्छे से बिल्ड हुए थे क्योंकि वो उनको घर में इतना एक्सपोजर मिल रहा होता है, वो उनका इंटरेक्शन ज़्यादा हो रहा था। कभी वो दादी से इंटरेक्ट कर रहे हैं, मदर नहीं है, फादर नहीं अवेलेबल, तो दादी होगी या दादा होगा या फिर चाचा है या चाची है, इस तरीके से उनके बच्चे होंगे। तो वो जब खेलते हैं एक दूसरे के साथ वो चीज़ काफ़ी उनको सोशलाइज कर देती है और उनकी जो आगे जाके जो पर्सनैलिटीज़ बनती हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है तो लोगों से हिचकिचाते नहीं हैं, मतलब प्रो हो जाते हैं इस चीज़ में कि वो लोग कभी इस तरीके से उनको सोशल फोबिया नहीं होगा।
होगा उनके अंदर, या फिर वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट नहीं होंगे, इंट्रोवर्ट किस्म की पर्सनैलिटी होगी, लोग चीज़ों को जल्दी से अडेप्ट कर लेंगे, एडजस्टमेंट इशूज़ नहीं आते ऐसे बच्चों को। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम के काफ़ी क्राइटेरियाज आते हैं एज़ कम्पेयर टू वो जो न्यूक्लियर में बिल्ड हो रहे हैं। अब न्यूक्लियर फैमिली का ये ना कि मदर अगर जॉबर है, फादर भी जॉबर है, तो वो क्या करेंगे, ज़्यादातर डे केयर्स को परसू करेंगे। एंड डे केयर्स में आपको नहीं पता कि वहाँ पे कितने एजुकेटेड आगे जो है तो वर्क कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि कैसा इन्वायरमेंट है वहाँ का। क्यों? क्योंकि आप अपने से बच्चे को हवाले कर रहे हैं, और जो क्रिटिकल 1000 डेज जो होते हैं पैदाइश के बाद के बच्चे के 4 से 5 साल, वो बड़े कीमती किस्म के होते हैं। उसमें बच्चा काफ़ी चीज़ें लर्न कर रहा होता है अपनी सोसाइटी से, तो आपको नहीं पता कि वहाँ पे उसको किस तरीके का एक्सपोजर मिल रहा है। इधर जो उसकी डे केयर की टीचर हैं वो उनको किस तरीके से क्या सिखा रही हैं, किस तरीके के बच्चों से वो सीख रहे हैं। टीचर है उसकी अपनी एक पर्सनालिटी होगी। आप किसी बात से लेते हुए लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस जॉइंट फैमिली, फिर उसके बाद हम एडिक्शन, माइंडफुलनेस और इन चीज़ों के हवाले से आपसे बात करेंगे। जैसे कि आपने कहा, जो डे केयर में टीचर होगी उसकी अपनी जो ज़ात होगी वो उस हिसाब से वो रोल मॉडल कर रही होगी, उसकी गलती नहीं होगी। लेकिन अगर आप एक दादी बता रही है तो यकीनन वो उस फैमिली का टच दे रही है, क्योंकि उसको आना चाहिए। सो उस दादी से वो कामनेस भी सीखता है। मैंने बहुत स्टडीज़ में पढ़ा कि जो बच्चे फैमिली जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं वो बड़े काम एंड साउंड होते हैं। क्यों? क्योंकि दे हैव टेकन अ लॉट ऑफ टेस्ट ऑफ डिफरेंट पर्सनैलिटीज, उन्होंने बड़े जायका चखा होता है बहुत सारी जातों का। मुझे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स अगर आप ये देखें, एक्सक्यूज मी, अगर पॉजिटिव इफेक्ट्स अगर आप इसको देखें तो दादा दादी, चाचा चाची, नन भाभी, वो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी सिखाते हैं जो शायद माँ और बाप के पास वक्त नहीं है आजकल की फास्ट पेस ज़िंदगी में सिखाने के लिए। लेकिन देन अगेन फिर एक और छोटा सा मसला आ जाता है, वो ये आ जाता है अगर बाप को चीज़ से मना कर रहा है तो पप्पो पचा लेगी, माँ डांटने लगी है तो दादी कह देगी ना करो। तो इस डायनामिक को, जो कि दो एक तरह से पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, हमने मियाना रवि कैसे इख्तियार करनी है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जॉइंट फैमिली सिस्टम का आपने देखा होगा कि अगर वो सिस्टम न्यूक्लियर की तरफ जा रहा है तो इसी वजह से जा रहा होता है कि उनमें आपस का तजाद इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो फिर इस पेज पे पहुंचते हैं कि अब हमें अलग हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम में आप सब मिलजुल के रह रहे हैं, आपस में अपने भाई के बच्चों को भी अपने बच्चे जैसा ट्रीट कर रहे हैं, तो सेम वही बात होगी ना कि बच्चा अच्छे तरीके से बिल्ट हो रहा होगा। अगर आप उस बच्चे को डिफरेंट वे में ट्रीट कर रहे हैं और वो चीज़ उसकी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करे, डेफिनेटली उसके पेरेंट्स उस चीज़ को जो है तो सीख करेंगे और वो देखेंगे और फिर एक ओपिनियन पे पहुंचेंगे कि ये चीज़ हमारे बच्चे के लिए ठीक नहीं है, तो इससे अच्छा है कि हमें अलहदा हो जाना चाहिए वो वाली चीज़। इसीलिए आपने ज़्यादातर फैमिलीज़ देखी भी होंगी, हमने खुद देखी हैं कि एक दूसरे पे जान देते हैं इस तरीके के, और अभी तक वो जॉइंट फैमिली सिस्टम चले आ रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको देखा जाता था कि पहले बहुत अच्छे थे एक दूसरे के साथ, देन सडनली जब बच्चे आते हैं तो फिर वो जेलिसी वाला फैक्टर एक आ जाना, एक जो कंपटीशन चल जाता है कि मेरा बच्चा आगे होना चाहिए, इसका नहीं होना चाहिए, आप रोक टोक पे आ जाते हो, उससे बच्चों की भी सेल्फ स्टीम कहीं ना कहीं हर्ट हो रही होती है। तो इन चीज़ों की वही बात हो गई कि हर चीज़ का पॉजिटिव साइड भी है, नेगेटिव साइड भी। अब वो पेरेंट्स तक है कि आपने ये चीज़ें ज़रूर देखनी है कि अगर आपके बच्चे को आपकी जॉइंट फैमिली में अगर इन्वायरमेंट अच्छा नहीं मिल रहा तो डेफिनेटली आपने न्यूक्लियर की तरफ जाना है। और अगर आपको लग रहा है कि जॉइंट फैमिली में आपका बच्चा अच्छे तरीके से लर्निंग हो रही है, उसकी मेंटल हेल्थ अच्छे तरीके से बिल्ड हो रही है, तो देन डेफिनेटली आप परसू करें कि अब हमें जॉइंट फैमिली सिस्टम की तरफ ही जाना चाहिए। ठीक है, हम लोग जी यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे कन्वर्सेशन को मजीद आगे बढ़ाएंगे। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना है, और सब में हलीमा और हुमायूं के साथ रहें। जी वेलकम बैक टू द शो। एक और सुबह में एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं जी बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के हवाले से। आप लोग भी कॉल करके कुछ पूछना चाहते हैं अपने बारे में, अपने इर्द गिर्द कोई ऐसा शख्स मौजूद है, कोई ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसको आपको लगता है कि किसी भी किस्म की हेल्प की ज़रूरत है, तो उसके बारे में आप कोई सवाल पूछ सकते हैं जिससे बहुत ज़्यादा आप लोगों को भी हेल्प मिल सकती है और हो सकता है आप उस बंदे की थोड़ी बहुत मदद करें। और आज आपने मैं ये भी बताना है फैमिली सिस्टम के बारे में पूछा, जॉइंट फैमिली के फायदे क्या और नुकसानात क्या, और अगर आप किसी चीज़ से गुजर रहे हो तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। फातिमा, अब मैंने आपसे सोचा था, ये मैंने कल जब हमें पता चला आप आ रही हैं तो हमारी डिस्कशन भी थोड़ी सी हुई ऑन द ग्रुप कि आपसे क्या बातें करनी है, आपको मेरा वॉइस नोट भी शायद मिला होगा। लेकिन मैंने पहला सवाल आपसे करना है, हम अक्सर जब भी साइकोलॉजी की बात करते हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की बात करते हैं, ये साइकोलॉजिकल मसला है,
तो घर में अमूमन आपको एक सवाल जवाब बड़े कहते हैं हमारे दौर में तो कभी ऐसे डिप्रेशन नहीं होता था, ये तो अभी इन्होंने पता नहीं कौन सी स्टडीज़ बना ली हैं, अब ये कर ली है, जो कि बिल्कुल ठीक भी कह रहे होते हैं। उस वक्त बड़े खुश रहते हैं, ऑर्गेनिक चीज़ें खा रहे होते हैं, वो सब कुछ चीज़ें, हार्मोन्स का लेवल भी शायद एक बरकरार होगा। लेकिन उनकी बात ये सच भी है, वो कहते हैं उस वक्त तो हमें कभी ऐसी चीज़ नहीं थी, अम्मा अब्बा को अगर अब कहते थे हम परेशान हैं तो आगे से एक चपेट पड़ जाया करती थी और हम बिल्कुल ठीक हो जाया करते थे। तो क्या आजकल के वालिदैन को आप कैसे कन्विंस करेंगी, आजकल के बड़े बुजुर्ग कैसे कन्विंस करेंगी कि साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, इसकी ट्रीटमेंट भी हो सकती है, साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के पास जाया जा सकता है, आप कैसे कन्विंस करेंगे? ओके, फर्स्टली जैसे कि आपने बोला कि पुराना उनका जो दौर था उसमें साइकोलॉजिकल इश्यूज नहीं थे इतने एज़ कम्पेयर टू आजकल के ज़माने में। पहली बात तो ये कि उस टाइम पे जो था रियल फियर ज़्यादा होते थे एज़ कम्पेयर टू आजकल जो है फेक फियर ज़्यादा हैं, ठीक है। जैसे कंपटीशन काफ़ी टफ है, टेक्नोलॉजीज़ बहुत ज़्यादा आ गई हैं, आपको जो है तो हर कोई ग्रो करना चाह रहा है, ठीक हो गया। तो पहले ज़माने में ये होता था जैसे आपके बहुत ज़्यादा रिश्ते काफ़ी बहाल थे, आपकी कम्युनिकेशन गैप्स बहुत कम थे, फैमिलीज़ के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा थे, दोस्तों के साथ काफ़ी थे, ठीक हो गया। इसीलिए जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास भी जाते हैं तो वो आपकी जो थेरेपिस्ट करता है वो आपको कोई सजेशन ही देता है, आपको एक पेज पे लाता है कि आपकी प्रॉब्लम्स ये हैं, उनके सॉल्यूशंस ये हैं। इवन आपको खुद भी पता होता है कि मेरे साथ ये मसला चल रहा है, ठीक हो गया। आप उसके ये भी वाकिफ़ होते हैं कि यार मेरे इस मसले का हल है, लेकिन आप उस चीज़ को अपने ऊपर एक तरीके से एडमिनिस्टर नहीं कर रहे होते, आपके लिए दूसरे बंदे की बात ज़्यादा मायने रखती है। पहले ज़माने में ये होता था कि आप लोग अपने फियर्स थे या फिर कोई भी स्ट्रेसर था, आप क्या करते थे अपने फैमिलीज वालों से डिस्कस करते थे, आप इसमें बैठ कर डिस्कशंस होती थी एंड देन आप एक पेज पे आते थे कि यार इतना बड़ा मसला नहीं है, वो वाली बात हो गई, ठीक हो गया। उस टाइम पे कंपटीशन भी इतना टफ नहीं था एज़ कम्पेयर टू आजकल के ज़माने में। कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है, फैमिलीज़ में रिजेंटमेंट काफ़ी ज़्यादा है, आप इसकी जो टेबल टॉक्स हैं वो नहीं होती हैं कभी भी ज़्यादातर, और मोस्टली जो है तो आजकल आप देखेंगे कि फेक फियर्स। सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन ये जो बातें आप कर रही हैं ये अगर वालिदैन से हम करें कि उसमें कंपटीशन ज़्यादा नहीं था, उसमें बड़े आसान दौर थे, तो झड़क पड़ती है, कहते हैं हाँ सब कुछ किया ही आप लोगों ने, हमने तो कुछ किया ही नहीं है, तो ऐसी बातें सुनने को अक्सर मिलती है। लेकिन आपके पास वापस आएंगे, हमारे साथ हमारे कॉलेज भी मौजूद है। कश्यफ, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। बहुत अच्छा टॉपिक लेके आए हैं आज आप लोग, और मेरा भी सवाल है, लेकिन सवाल पहला मेरा सुन लीजिएगा और इसके बाद मैंने यहाँ पे नज़म भी लिखी है, वो भी पूरी सुनानी। जरूर जरूर जी मैम से मेरा सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं जी मैम, जॉइंट फैमिली के सिस्टम के हवाले से मेरा सवाल करना चाहूँगी। जी जी। जो जॉइंट फैमिली में जब बच्चे आपस में लड़ते हैं, लड़ाई करते हैं, तो बड़ों को इनको किस तरह से टैकल करना चाहिए? क्या हमेशा अपने बच्चों को गलत कहकर बात खत्म करनी चाहिए या मारकर, या फिर कोई और तरीका कश्यप, आपके सवाल में सॉरी एक सवाल अंदर आपके आपस में बच्चे लड़ रहे हैं या आपके बच्चे किसी और जेठानी और दिरानी के बच्चों के साथ लड़ रहे हैं? मुख्तलिफ चीजें दो। कजन के साथ, अपने कजन के साथ। ठीक है ठीक है। तो उनकी वजह से फिर बड़ों की क्योंकि लड़ाइयाँ होती हैं, तो मैं ये पूछना चाह रही थी उनको किस तरह से टैकल करें। ठीक हो गया ठीक हो गया। ठीक हो और मेरी गजल सुन लें, अब आप पे लिखिए जरूर जरूर प्लीज। अच्छा जी, अर्ज किया है जी, इरशाद। निम्मा निम्मा हੱਸਦੇ ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਨਿੰਮਾ ਨਿੰਮਾ ਹੱਸਦੇ ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਿਵੇਂ ਹਲੀਮਾ ਹਮਾਇਓਂ ਲੰਘੇ ਨੇ। नाइस और नाइस। हमायूं आपके लिए फिक्र है स्पेशल। काम कोई भी छोटा नहीं है फरमाਉਂਦੇ ਨੇ, काम कोई भी छोटा नहीं है फरमाਉਂਦੇ ਨੇ, कदी कदी लंडे दे कपड़े भी पाਉਂਦੇ ਨੇ। काम कोई भी छोटा नहीं है फरमाਉਂਦੇ ਨੇ, कदी कदी लंडे दे कपड़े भी पाਉਂਦੇ ਨੇ। लंडे दे कपड़े ब्रांडा नालों चंगे ने, लंडे दे कपड़े ब्रांडा नालों चंगे ने, ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਿਵੇਂ ਹਲੀਮਾ ਹਮਾਇਓਂ ਲੰਘੇ ਨੇ। ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੰਗਲ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਨੈਲਾ ਹੱਕ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੰਗਲ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਨੈਲਾ ਹੱਕ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹਮਾਇਓਂ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਬੜੇ ਪੰਗੇ ਨੇ। ਹਮਾਇਓਂ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਬੜੇ ਪੰਗੇ ਨੇ, ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਿਵੇਂ ਹਮਾਇਓਂ ਹਲੀਮਾ ਲੰਘੇ ਨੇ। ਟੌਮ ਤੇ ਜੈਰੀ ਦੀ ਇਹ ਜੋੜੀ ਹੋ ਗਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। क्या बात। ਟੌਮ ਤੇ ਜੈਰੀ ਦੀ ਇਹ ਜੋੜੀ ਹੋ ਗਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਤਾਰੀਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਇੰਨੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਸੰਗੇ ਨੇ।
ਇੰਨੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਸੰਗੇ ਨੇ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਿਵੇਂ ਹਲੀਮਾ ਮਾਈਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਅੱਗੇ ਤਲਤ ਆਂਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਕਹਿੰਦੀ ਏ। ਤਲਤ ਆਂਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਕਹਿੰਦੀ ਏ। ਨਾਦੀਆ ਸਿਆਲਕੋਟਨ ਕਿੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੀ ਏ। ਤਲਤ ਆਂਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਕਹਿੰਦੀ ਏ। ਨਾਦੀਆ ਸਿਆਲਕੋਟਨ ਕਿੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੀ ਏ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਨੇ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ रंग बिरंगे ने लगा मैनू इथों जिवें हलीमा मायूं लगे। वाह वाह, कैसी है? बहुत अच्छी यार, बहुत अच्छी। आपने हमारे शो के हर एस्पेक्ट को बीच ये में बड़ा रखा मुश्किल है होता यार। है कि हर अवामिल को इसमें दाखिल करना, और आपने बड़े खूबसूरती से जो है वो दाखिल किया और उसका सेंस भी बन रहा है, मतलब उसको समझ आ रही है। बहुत शुक्रिया कश्यप, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आपकी जो राइटिंग है वो हमेशा इट्स वंडरफुल। थैंक यू जी। मिसेस शकील है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी। मुझे भी एक मसला था अपने बेटे का, वो मैंने पूछना था। जी जरूर पूछें। जरूर जी मेरा बेटा है अबाउट 18-19। अच्छा जी। वो मसला ये है कि जब उसको कोई किसी चीज़ से मना करें या हम डांटते हैं, आपको पता है कभी टोन डांटने में थोड़ी सी हार्श भी हो जाती है। जी बिल्कुल 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 जी। तो फटाफट वो कहता है जी मैं खुदकुशी करने जा रहा हूँ, मैं अपने आप को कत्ल कर दूंगा, अपने को सबको बंद कर देता है। ओके लिटरली समझ कई दफा तो मैं दिल करता है उसका ब्लफ में कॉल कर दूँ। अल्लाह, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं करना आपने, मुझे लगता है। लेकिन वो मैं करती नहीं हूँ। बीइंग अ मदर मैं पीछे पीछे जाती हूँ, उसको मनाती हूँ, लेकिन ना ये बहुत टॉक्सिक चीजें हो जाती हैं। मिसेस शकील, डू यू माइंड इफ आई आस्क यू समथिंग? आप बुरा तो नहीं मनाएंगे? एक सवाल आपसे मैं करूँ, इससे पहले फातिमा आपसे कोई सवाल करे। हाँ नहीं नहीं आप पूछिए। आपकी जो हस्बैंड है उनका रिएक्शन कैसा है? आप साथ रहते हैं, क्या वो भी गुस्से के तेज हैं? मैं सिर्फ ये जानना। नहीं जी, मेरे हस्बैंड बहुत ही काम है, और वो तो कहते हैं इसको रहने दो, लेकिन भी ठीक होके आ जाएगा। The only son? एक ही बेटा है? नहीं ना वो डांटते हैं ना वो मारते हैं। आपका एक ही बेटा है? नहीं जी मेरे 2 बेटे हैं। 2 बेटे हैं, ठीक है। फातिमा आप कुछ पूछना चाहें? जी जी ज़रूर। एक्चुअली आप मुझे बता सकती हैं कि ये बेटा आपका फर्स्ट बॉर्न है और सेकंड बॉर्न, मतलब फर्स्ट बॉर्न है जी, मसला तो यही है। ठीक हो गया। सेकेंडली मुझे एक चीज़ बताएं, इसके जो बिहेवियर्स हैं, ये जो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं इस तरीके से, वो कितने अरसे से चले आ रहे हैं? जी जब से ये O लेवल A लेवल्स की स्टडीज हुई है ना, वो ज़्यादा ही चलती आ रही हैं। लिटरली मेरा तो दिमाग खराब होता जा रहा है। ठीक हो गया, ठीक हो कुछ गया। और पूछना आपने फातिमा? काफ़ी है। नहीं काफ़ी है। ठीक है मिसेस शकील, बहुत अपना ख्याल रखें। मेरा एक छोटा सा मशवरा आपको सिर्फ ये है, यू कांट लेट इट गो। आप इसे जाने नहीं दे सकते, आपने उसे बिठाना और बार बार उससे पूछना। लेकिन फातिमा आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकती हैं। फातिमा क्या कहेंगी? अक्सर ये जुमले हम सुनते हैं, बच्चे खाली खुदकुशी की नहीं, बहुत सारी धमकियाँ देते हैं। मैं घर छोड़ के चला जाऊँगा, मैं अब आपसे बात नहीं करूँगा, मैं कमरा लॉक कर लूँगा। ऐसे रवैयों के साथ माँ बाप को अपना रवैया कैसे तब्दील करना है? देखिए सबसे पहली बात, ये जो सिम्टम्स इन्होंने बताए हैं, ये ऐसे इनको आप अवॉइड नहीं कर सकते। दीज आर दी साइंस ऑफ पर्सनैलिटीज़। पर्सनैलिटी ट्रेड्स हैं, ठीक है। जैसे कि 18 के बाद आपकी पर्सनैलिटी बिल्ड हो जाती है, एंड पर्सनैलिटी आपकी बननी स्टार्ट होती है फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, बचपन से 7 ईयर्स तक आप हो गए, उसके बाद आपके ट्रेड्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। जिस तरीके से इन्होंने सिम्टम्स बताए हैं, मोस्टली ये जाते हैं एंटी सोशल पर्सनैलिटीज़ के अंदर। मैनिपुलेटिव बिहेवियर्स होते हैं, आपको धमकाना, आपकी जैसे कहते हैं कि उनको आपका पिन पॉइंट पता होता है आपके बच्चों को कि अम्मी को कहाँ से मुझे मतलब इमोशनली ब्लैकमेल किस तरीके से करना है। मुझे बताएं कि जो जिस तरह ये धमका रहे होते हैं, उस धमकी में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? बहुत सारे लोग धमकी में आके वो बात अल्टीमेटली मान ही लेते हैं जो बच्चा कह रहा होता है। देखिए इतने मैनिपुलेटिव है कि आप इन पे यकीन नहीं कर सकते, ठीक है। पहली बात तो ये कि ये चीज़ अवॉइड करने वाली नहीं है। इस सूरत हाल में आपको किसी प्रोफेशनल की हेल्प ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा क्राइटेरिया है। इसको अगर मैं एंटी सोशल पर्सनालिटी को बचपन में लेकर जाऊँ तो कंडक्ट डिसऑर्डर्स में आता है, जो आगे लीड करते हैं एंटी सोशल पर्सनालिटीज़ को। ठीक हो गया। अब आप उसको मना भी करेंगी कि मैं तुम्हारी बात नहीं मान रही, तो वो इस हद तक जा सकते हैं कि वो कुछ भी ऐसा कर लेंगे कि आपकी अटेंशन उनकी तरफ जाए। ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि उन्हें मैनिपुलेट करना है किसी न किसी तरीके से आपको। ठीक हो गया। इसके अलावा मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, आपको नहीं पता कि वो बच्चा किन फेजेस से गुजर है,
वाई ये चीज़ क्यों अकर हुई है। ठीक फातिमा, माजरत के साथ मैं चाह रहा हूँ कि हम इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़े। आप उस रवैये को तब्दील क्यों हुआ, आप हमें उसका बैकग्राउंड भी बताइए कि क्या बच्चे को तवज्जो नहीं मिली बचपन में, इसलिए ये या तवज्जो too much ज्यादा मिल गई है। हाँ। और ना कि सिर्फ ये, आपने हमें ये भी बताना है कि अब उन्हें क्या करना है। अगर साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं भी जाते तो बच्चे को अब ज़्यादा तवज्जो देकर उससे पूछना, उसके स्कूल जाना, उसके दोस्त अहबाब देखना, उसके उस्ताद से बात करना, क्या ये मुनासिब होगा? थोड़ा सा ब्रेक लेते, कहीं मजा आएगा, देखते रहिए एक और सुबह हुमायूं और हलीमा के साथ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह हलीमा और हुमायूं के साथ। आप हमारे शो में हमारे साथ देते हैं, कॉल से भी आप हमें बात कर सकते हैं। आपको आज हम वाइटल के बारे में बताते हैं। जनाब, वाइटल बहुत ही एक बेहतरीन और पहली ऐसी प्रोडक्ट है जो कि पंजाब के छोटे से कस्बे हरूनाबाद से स्टार्ट हुआ और बहुत थोड़े से वक्त में ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी अपना नाम मनवाया है इन्होंने। और आपको ये भी बताएं कि वाइटल टी 2005 से अपनी चाय एक्सपोर्ट कर रहा है। अब वाइटल चाय बहुत सारे फ्लेवर्स में भी मौजूद है। जी हलीमा, और आज किस वाइटल कौन सी प्रोडक्ट जी के बारे में बिल्कुल, बात कर रहे हैं? आज हम जी प्रीमियम ब्लैक टी के हवाले से बात करेंगे। हार्ट की हेल्थ के लिए ये स्पेशली डिज़ाइन की गई एक टी है। ये एक प्रोडक्ट है जो आप ले सकते हैं और इसमें एक ख़ास चीज़ मौजूद है जिसका नाम थीफ 11 है और ये जो है ब्लड कोलेस्ट्रॉल को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज कर सकता है, उसको कंट्रोल कर सकता है। तो आप लोगों ने जी ये ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि वाइटल पियो ज़िंदगी जियो। बिल्कुल, तो वाइटल पिए आप और ज़िंदगी जिए। अब आपके पास कमिंग बैक टू यू, आप अधूरा रह गया था वो जी, सवाल। आपने ऑफ द रिकॉर्ड बहुत अच्छी बातें हलीमा को बताई। हलीमा ने आपसे बड़ा प्यारा सा एक सवाल किया, लेकिन हम चाहते हैं कि वही अब बात कर दे। वो बार बार थ्रेट्स कर रहे हैं, फॉल्स थ्रेट्स कर रहे हैं। तो जब बच्चे ऐसे करते हैं, नाराज़ हो जाऊँगा, कमरे बंद कर लूँगा, ये बिहेवियर होता क्यों है, एक ये बता दीजिए, और इसका इलाज क्या है? ठीक हो गया। फर्स्टली मैंने जैसे ये बात बोली है कि वो जो बिहेवियर ये जो शो कर रहे हैं उसने ये एक जैसे मैंने आपको बताया कि उनको पता है कि किस तरीके से आपको इमोशनल ब्लैकमेल करना है। जब उन्होंने फर्स्ट टाइम ये बात आपको की होगी तो डेफिनेटली आपने कोई रिस्पॉन्स और वो किया होगा। एकदम से तो यहाँ नहीं पहुँचे होंगे, पहले शुरू में और तरह से ब्लैकमेल करते हो। बिल्कुल, पहले उन्होंने देख लिया होगा। आपको पेरेंट्स को इन डेप्थ में वो स्टडी कर लेते हैं कि मेरी कौन सी टेक्निक काम कर रही है, वहाँ पे वो वाली चीज़ हो गई। आपने जब पहले उसके इस रिस्पॉन्स को रिएक्शन दी है और आपने उसकी बात मानी है तो समझ गया कि अब मेरी इमोशनल ब्लैकमेलिंग काम करती है, तो फिर वो आपको उसी तरीके से मैनिपुलेट करेगा, इमोशनली ब्लैकमेल करके अपनी हर बात मनवाएगा। ठीक है, वालिदैन के रवैये में तब्दीली क्या हो सकती है? अगर साइकोलॉजिस्ट के पास अभी नहीं जाते, आप कह रहे हैं, आपने एक बड़ी प्यारी बात की, जो कहा था 18 साल का बच्चा पेरेंट्स से हैंडल नहीं हो सकता, मुश्किल होगा, उसको प्रोफेशनल हेल्प है। लेकिन रवैये में क्या तब्दीली लानी है माँ बाप ने जिससे उस बच्चे में थोड़ी तब्दीली आना शुरू हो? देखिए, माँ बाप को सबसे पहले चाहिए कि उससे जाके आराम से बात की जाए कि आप ये जो बिहेवियर्स कर रहे हैं, क्या आपके साथ मसला कोई इशू चल रहा है। हम आपके पेरेंट्स हैं ना, तो आप हमसे तरीके से बात कर सकते हैं। देखिए, जब आप उससे प्यार से बात करेंगे, उससे पूछेंगे क्या इशू है उसके साथ, तो देन डेफिनेटली हो सकता है। देखिए यहाँ पे तो फिर आपने भी थोड़ी इमोशनल गेम खेलनी है ना, औलाद आपके, तो आप भी उसको इमोशनली वे में लेकर आएंगे। जो टेक्निक वो आपके ऊपर करे, आपने उसको रिवर्स कर देना है उसके ऊपर, ठीक हो गया। इसको कहते हैं डार्क साइकोलॉजी अप्लाई करनी अपने बच्चों पर, ठीक हो गया। आप भी जाके उसको इमोशनली इसी तरीके से बोलें कि आपके इस रवैये को देखकर हम भी काफ़ी इफेक्ट हो रहे हैं, तो क्या क्या ऐसी फैक्टर्स हैं जो आपको मतलब तंग कर रहे हैं। एज अ पेरेंट आप हमें बता सकते हैं, मे भी हम आपको इस चीज़ में हेल्प कर दें, हेल्प आउट कर दें। ठीक है, हम साइकोलॉजी और एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि मुझे बहुत पढ़ने का शौक है। सिर्फ एक छोटा सा मशवरा आपको दूंगा, जो चीज़ उसको अच्छी लगती है, फॉर इंस्टेंस उसको खाना उसको अच्छा लगता है, आप उसको वहाँ लेकर जाएं। आपने बिल्कुल टारगेटेड कॉन्वर्सेशन कभी नहीं करते किसी से। आप जाएं, उसको खाने पे लेके जाएं, कोई मिसाल देकर आप उससे बात शुरू करें, आप उससे ले इनपुट। आपने कम बोलना है, उसको ज्यादा बोलने देना, आपने उसकी सुननी है। ये सेशन आपने 3, 4, 5, 6 करने, आप लिटरली देखिएगा देयर विल, मुझे लगता है, बिकॉज आई रीड अ लॉट, तो मुझे लगता है उससे काफी फर्क पड़ेगा। हमारे साथ आप ठीक कह रहे हैं, मिसेस बाकिर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं कैसी हैं हलीमा, हुमायूं भाई कैसे हैं? बिल्कुल अच्छा, बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। आप कैसी हैं? मैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। असल में काफ़ी दिनों से कांटेक्ट कर रही थी, कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, तो आज अचानक से हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बात हो पा रही है। अच्छी खबर पहले तो जी पहले ये कहना चाहूँगी कि ज्वाइंट के बारे में आपने बताया कि ज्वाइंट फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा ना सब्र जरूरी है। जी वो तो हर चीज़ में अब जरूरी है। हाँ जी, सब्र करना जरूरी है। सब्र करेंगे तो बच्चे आगे अच्छा चलेंगे। बिल्कुल प्यार मोहब्बत होगी, आपस में बहन भाई
कज़न जो हैं वो शुरू से यही कहा है कि ये आपकी बहनें, ये आपके भाई हैं। रिश्तों की पहचान बताना बहुत ज़रूरी है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हाँ, तो वो जो पहचान से हमारे आप थोड़ी सी मिसेस बाकर अपनी जगह ठीक है। चेंज करेंगे, आवाज बहुत डिस्टॉर्शन आ रही है आपकी आवाज में। जी नहीं, जी आ आपकी रही है। आवाज़ अभी भी बहुत डिस्टॉर्ट में है, पहले से थोड़ी बेहतर थोड़ी है। बेहतर है। पर आपका बस सवाल मुझे समझ आ गया, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। ये बड़ा ज़रूरी और अहम बात है कि हमारे बच्चे को ये बताना कि ये तुम्हारी फुप्पी है, इसकी इज्जत कैसे करनी है, ये खाला है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम आपसे वापस आके पूछेंगे, जायमा की कॉल भी लेते हैं, फिर कशिफ का सवाल भी है। अस्सलाम वालेकुम जायमा, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं हलीमा हुमायूं आप दोनों? बिल्कुल अल्लाह ठीक, का शुक्र, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया। आप कैसी हैं? मुझे लगता है हुमायूं की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं जी, है, अल्लाह मुझे ताला आपको सेहत दे। एलर्जीज हैं थोड़ी सी। जी जी जी, बहुत शुक्रिया, आमीन, बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे आपको। हाँ जी, आज आपने टॉपिक एक ऐसा रखा है तो मैंने कहा चले इनपुट देना चाहिए। जरूर जरूर जरूर। हाँ जी, जॉइंट फैमिली मेरे एक्सपीरियंस के अच्छी है, मतलब कि मुझे तो एक अच्छी मेरे लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि जब मेरा पहला बेटा था मुझे बिल्कुल भी पता नहीं होता था। उसकी फुफ्फो ने खुद ही उठा के ले जाना, उसको नहला के धुला के फीडर बना के सारा कुछ, यानी कि ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने कर देनी। तो बेशक कोई ना कोई मसले मसाइल होते हैं। जायमा, आपकी इसी बात से मैं आपको ऐड करूं, ये आपकी ज़ात को वो एक्सेप्टेबल है। यही वजह हो जब कोई और खातून हो जिनको ये अच्छा नहीं लगता कि उनकी प्रिवेसी इन्वेड होगी, वो अपने बच्चे का खुद ख्याल रखना चाहती हैं, तो यही चीज़ उनके लिए वबाले जान बन सकती है। तो आप समझ रही हैं, पर्सनैलिटी बड़ा डिफर करता है। तो ये जो जॉइंट फैमिली के मेंबर्स हैं उनको देखना चाहिए कि भाभी की रवैया कैसा है, मुझे लगता है। वैसे एक टाइम पे ये चीज मुझे भी थोड़ी पिन आउट करती थी कि यार मैं कुछ भी नहीं कर पाती अपने बच्चे के लिए, मैं कोई चीज नहीं लेती, तो सब कुछ उसकी दादी ही ले आती है। एक टाइम पे मुझे भी, लेकिन मैं अगर उस चीज को सोचूं मुझे तो ये बहुत अच्छी थी यार, ये तो बड़ा सुकून है। बचत भी हो रही है ना पैसा टका खर्च हो रहा है, बच्चा भी संभल भी रहा है, बड़ा भी हो रहा है। अब एक्चुअली मैंने आपको थोड़ा सा डिस्कस भी किया था, मेरी सासू माँ बाहर रहती हैं, तो मेरी सारी फैमिली जो है ससुराल फैमिली वो बाहर, ठीक है। अभी भी जब वो आती हैं तो मैं लिटरली अपनी सासू माँ को कहती हूँ, अम्मी जी आपके आने से मेरे घर में बरकत आ गई है, आप आती हैं हमारे घर में, आना जाना लगा रहता है, मेरे बच्चे बहुत खुश होते हैं। मैं भी हुमायूं की तरह मतलब कि एक सिंगल ही, यानी कि बेटे की बीवी हूँ। अच्छा, ओ हाँ जी, अच्छा, वाह जी वाह। हाँ जी, वो मतलब कि एक ही मेरे मियाँ जो है वो एक ही भाई है, 4 बहनें हैं, और सब एक मेरे साथ रहती है, नंद बाकी सारे जो है बाहर। माशाल्लाह, एक्सपीरियंस अच्छा है। और एक और मैं थोड़ी डॉक्टर साहिबा से बात उनकी जो बहनें हैं उनकी और हलीमा की बहनों में कितना फर्क होगा? एक मेरी कंसिडरिंग हलीमा, यू नो हलीमा वेरी वेल। चले, सलामत रहिए। आपने बहुत अच्छा इनपुट दिया कि जब कोई और चीजें करता है तो एक कंफर्ट जोन मिल जाए, क्वेश्चन मिल जाता है, लेकिन वो क्वेश्चन किसी के लिए मसला भी हो सकता है। मिसेस खालिद विदास, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर मिसेस खालिद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मिसेस खालिद, सुबह खैर। शायद कॉल ड्रॉप हो गई है, वी डोंट हैव हर विद अस। हम यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। बहुत आज हमने बात तो कुछ और करनी थी, वो जॉइंट फैमिली सिस्टम हैज टेकन ओवर, ये दुखती रखती, शायद हमने एक बार फिर उस पर पैर रख दिया। हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए हलीमा और हुमायूं के साथ एक और सो। हमारा जी, वेलकम बैक टू द शो। अच्छा, जिस तरह हमारी जो कॉलर आई थी जल्दी से उनके सवाल की तरह, सवाल तो नहीं था, उन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया जिस पे हुमायूं ने बड़ी अच्छी बात की कि आपने उसको डिफरेंट तरह से लिया। हो सकता है कोई और खातून होती जो इसी चीज़ पे बुरा मनाती कि मेरे बच्चा है, मेरे से पूछे बगैर ले जाते हैं, उसको नहलाते धुलाते हर कुछ उसका खुद ही करते रहते हैं और मेरे से कोई कंसर्न ही नहीं लिया जा रहा किसी भी हवाले से। पर्सन टू पर्सन भी बिहेवियर जो है वो डिफरेंट होते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है, जो कशिफ ने सवाल पूछा था कि जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है उसमें अक्सर बच्चों की लड़ाइयाँ जो हैं वो फिर बड़ों की लड़ाइयों में बदल जाती तब्दील हैं। हो जाती है। मेरे बच्चे को तुम्हारे बच्चे ने ये कहा, फिर उसकी मामा आई उसने भी फलाने बच्चे को ये कह दिया, वो लड़ाई होते वो एक बहुत बड़ा मसला बन जाती है।
आपको क्या करना चाहिए जब इस तरह कज़न्स की लड़ाइयाँ हो रही हों? अपने बच्चे की साइड लेनी चाहिए, अपने बच्चे की साइड नहीं लेनी चाहिए, उसी को डांट डपट करनी चाहिए? किस तरह इस चीज़ को जो है टैकल करें? देखिए, सबसे पहली बात तो ये बात हो रही है बच्चों की। बच्चों में इतना शऊर नहीं होता कि वो क्या काम कर रहे हैं, ठीक है, वो लड़ना झगड़ना लगा रहता है, ठीक हो गया। ये जो फैमिलीज़ के आपस में एकदम से क्लैशेस आ जाते हैं लड़ाई में, देखिए सबसे पहली बात ये होती है कि आप एकदम से रिएक्टिव हो जाते हैं, हम पेरेंट्स, ठीक है। इस सिचुएशन में आप ये भी नहीं कर सकते कि आप अपने बच्चे को उसके सामने मारेंगे, क्योंकि आप जब अपने बच्चे को मारेंगे तो बच्चों में ये चीज़ होती है कि वो बाद में एक दूसरे को टीज़ करते हैं, ठीक हो गया। तो टीजिंग वाला एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, तो ना आपने दूसरे वाले बच्चे को कहना है, क्यों? क्योंकि जब आप उसको कहेंगे तो ऑब्वियसली आपको नहीं पता कि उसकी मदर का किस तरीके की पर्सनैलिटी है, ठीक हो गया। तो आप उस टाइम पे कोशिश करें कि आप बच्चों को उस टाइम पे काम डाउन करें, आप दोनों को अलग कर दें, ठीक है। लड़ाई का उसूल ये है कि आपने पहले जो लड़ाई कर रहा है उस बंदे को एक दूसरे से अलग कर देना ताकि क्लैश ज़्यादा ना बढ़े, ठीक हो गया। देन आप फिर उनको बोलें आप अपने बच्चे को टैकल करें, मैं अपने बच्चे को टैकल करूँगी। फिर आप लोग अपने अपने रूम से उसको ले जाके आराम से बात करें, क्योंकि बच्चा आपका है, वो आपकी सुनेगा, ठीक हो गया। अगर वो आंटी उसको समझाएंगी तो वो चीज़ को वो बहुत अलग वे में लेगा, जो कि उसके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट में हर्ट होगी उसकी, ठीक हो गया। सेल्फ वर्थ गिरती है बच्चे की इस तरीके से। तो आपने बच्चे को कभी भी किसी के सामने अपने मतलब होता है ना, पेरेंट्स करते हैं कि अपने बच्चे को बुरा बोल दिया, और दूसरे बच्चे को फिर आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आपको जब भी बच्चे को समझाना है आपने अकेले में समझाना है। सम टाइम ऐसा होता है ना, मेहमान आते हैं हमारे, तो बच्चा आपका गिलास भी लेकर आएगा, सडनली उससे गिर गया गिलास, आपने बच्चे को बिल्कुल आपने क्या किया, बच्चे की सेल्फ स्टीम खत्म कर दिया आपने, बच्चे की सेल्फ रिस्पेक्ट पूरी दुनिया, वो तो ये देख रहा होगा कि सबने मुझे देख लिया, मैं बेइज्जत हो गया हर जगह, वो वाली बात होगी। अच्छा, ये पिछले दिनों मैंने भी एक बंदे के साथ ये बात शेयर की है। हम जब अपने पेरेंट्स को ये बात कहते थे कभी कि जी आपने मुझे सबके सामने डांट दिया है, ठीक है, मेरी माँ बाप क्या करती थी, वो उस बंदे से पूछने लग जाए तो मैं कभी तुम्हारे माँ बाप ने डांटा, ये देखो मेरे बच्चों की अना आ गई है बीच में, और हम लोग उससे मतलब हलीमा our parents were very different. You मैं can't यही have कहने that लगी हूँ comparison कि with that. आजकल की जो जनरेशन है उसका कंपैरिजन हमारे पेरेंट्स और हमारी जनरेशन से नहीं किया जा सकता। मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊँ, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ये जो साइकोलॉजिकल टर्म है, मुझे लगता है कि यार ये हो सकती है जिसमें अगर आपके पास इख्तियार है खानदान में कि आपको बैठकर आपने दोनों को बिठाना है, दोनों से सुननी है और फिर दोनों से पूछना है कि आपको क्या लगता है गलती किसकी। ये जो साइकोलॉजी का कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है, क्या ये बच्चों के साथ किया जा सकता है जिससे बड़ा अच्छे रिजल्ट्स निकल सकते हैं? बच्चे ना समझ होते हैं, ठीक है, वो झूठ भी बोल देंगे आपको उस टाइम पे, तो फिर आप एक पेज पे नहीं आ सकेंगे कौन सच बोल रहा है कौन झूठ। बच्चे डर जाते हैं तो वो झूठ बोल देते हैं, ठीक हो गया। तो ये चीज़ आप बड़ों पे अप्लाई कर सकते हैं, नॉट बच्चों पर, ठीक हो गया। बच्चों को आपने अलहदगी में समझा देना है कि देखो बहन भाई, आप लोगों का बहन भाई वाला रिश्ता है, ठीक हो गया। तो आप लोगों ने लड़ाई झगड़े लगे रहते हैं, हम भी लड़ते थे आपस में, आप इस तरीके से लड़ नहीं सकते, ठीक हो गया। देन आप उनकी सुलह कराओ। हमारे पेरेंट्स भी होते थे, गले में ला लिया एक दूसरे से, बस लड़ाई खत्म करो। अच्छा, मेरी एक मेरे अम्मा, एक मेरे अब्बा, एक मेरी नानो और एक हसनैन भाई, ये चार लोग ऐसे हैं जिनको साइकोलॉजी में बिलीव नहीं करते। नहीं। अच्छा, मेरी अम्मी तो हमेशा एक चीज़ करती थी कि अगर हमारी किसी से लड़ाई हो रही है और हम आके उनको शिकायत लगा रही हैं, तो वो आगे से कहती थी कि या तो मसला खुद से उलझा लो या आइंदा तुमने फलां बच्चे के साथ नहीं खेलना। मैं तुम्हारे मसले में पढ़ के किसी बच्चे को कुछ नहीं कहूंगी, ना तुम्हें कुछ कहूंगी ना उसको कुछ, वो नहीं कहती। अच्छा, आजकल मैंने देखा है कि बहुत सारे जो जिस बच्चे, फॉर सपोज मैं एक बच्चे की खाला हूँ, लेकिन मेरा उससे एक रिलेशनशिप है, लेकिन मेरे मियाँ का उससे वो रिलेशनशिप नहीं है जो मेरा है। सच्ची एग्जांपल मैं आपको देके वाजे कर रही हूँ। अब मेरे तो फिलहाल तो बच्चे हैं नहीं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो बड़े बच्चे होते हैं, जो बड़े कजन्स होते हैं, वो आजकल के दौर में गलत चीजें सिखा रहे होते हैं, गालियां सिखा रहे, गालियां गलौज सिखा रहे होते हैं, और वो लेवल जो हमने, जो मेरे ख्याल से अभी भी मैंने एक आधी दफा अपनी अम्मी के सामने किसी चीज का जिक्र किया तो मेरी मामा ने मुझे कहा ये क्या होता है। उनको नहीं पता था 70 साल की उम्र में कि ये गाली क्या है, ये क्या है। तो वो आजकल के बच्चों को आती हैं और वो जो है वो एक दूसरे को सिखा भी रहे। उसमें जिस बंदे का उस बच्चे के साथ ब्लड रिलेशन होगा, वो फिर भी उसको थोड़ा सा फगो कर देगा कि हाँ चलो कोई बात नहीं, बच्चा है, ये है वो है, लेकिन आपका स्पाउस कभी भी नहीं करता। उस सिचुएशन में आप क्या करें? बिकॉज अगर मैं किसी ऐसे बच्चे को जानती हूँ जिसके किसी और के साथ ब्लड रिलेशन मेरे साथ नहीं है, तो मैं उसको नहीं लेट गो करने वाली। I want to name the person. हम यहाँ पे कॉल लेते हैं, इकरा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम इकरा, क्या हाल चाल है? मैं आपको नाम बताता हूँ, फातिमा किसकी बात कर रही है? अस्सलाम वालेकुम इकरा। इकरा, ये इकरा टोन है या कोई इंसान है? तो मुझे टोन की आवाज़ आ रही है। तो
जी हलीमा ने बड़ा मजेदार जबरदस्त सवाल पूछा, क्या करे हलीमा बेचारी, हलीमा तो गुंडों में जो फंस है गई। वो किस तरह से अंडरस्टैंड करें, या आप अपने स्पाउस को कैसे अंडरस्टैंड कराएं कि चलो बच्चा है कोई बात नहीं, या लेट गो करना भी चाहिए इवन आपको भी, या नहीं करना चाहिए? बच्चे ने गाली किसको दी है? नहीं गाली दी नहीं है, सिखा रहा है, ये गाली होती है। तुम जाके अपने फ्रेंड्स को देना, अपने स्कूल में तुम यो लगोगे, तुम स्कूल में ये गाली देना, तुम यो लगोगे, तो इस तरह की गालियां बच्चे सिखा रहे हैं आजकल एक दूसरे को। बिल्कुल। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि आपने इस चीज़ को ब्रेक करना है ना, आपने उसको कन्वर्सेशन को आपने ख़त्म करना है कि ये चीज़ जो है जो आप सिखा रहे हैं वो चीज़ ठीक नहीं है, क्योंकि बच्चों का अडॉप्शन सिस्टम काफ़ी तेज़ होता है, वो चीज़ों को बहुत जल्दी से और गलत चीज़ें तो सबसे जल्दी सीखते हैं बच्चे। एग्जैक्टली वो फैसिनेट हो जाते हैं ना कि, और बड़े की बात को बड़ा मायने भी रखते हैं बच्चे, और जब बड़ा उसको एक मशवरा दे रहा है तो ऑब्वियसली वो मशवरा वो उसके लिए ठीक ही होगा अगर आप उसको गलत भी दे रहे हैं। ठीक हो गया। अब स्पाउस के साथ आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप उसको बता सकें कि आपने इस चीज़ को माइंड नहीं करनी है जिस तरीके का भी है। ठीक हो गया। आपकी जितनी अपने स्पाउस के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी वो तो उसी तरीके से आपके ब्लड रिलेशन को अंडरस्टैंड करेगा जिस तरीके से आप करेंगे। अच्छा, क्या उस वक्त उस बच्चे को मना कर देना चाहिए? अगर हम हंस रहे होते हैं, आपने बिल्कुल नहीं माइंड करना, हम कुछ और भी सोच रहे होते हैं, लेकिन आपने ये बात जब कही, हलीमा ने कहा, क्या उस बच्चे को उस वक्त मना कर दिया जाए, उसकी सरजनिश कर दी जाए ताकि आवाज़ वावेला मचे, उसकी माँ को पता चले, उसकी माँ को पता चले? क्योंकि ऑन द स्पॉट अगर आप उसको रेड हैंडेड पकड़ेंगे तो उसकी माँ भी शायद उस वक्त उसको मना कर देगी और बच्चा वो दोबारा गलत हरकत नहीं करेगा। तो क्या वो किसी और का बच्चा स्नैप कर देना चाहिए? इज इट राइट? बिल्कुल, आपने फौरन से आपने एक्शन लेना है। ठीक हो गया। क्योंकि जो सिखा रहा है उसको भी तो समझ में आनी चाहिए कि ये बिहेवियर एक्सेप्टेबल नहीं है, वो वाली चीज़ हो गई जो आप सिखा रहे हैं वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आपने रोकना है ऑन स्पॉट इस चीज़ को। ये चीज़ें वो वाली नहीं कि आप बाद में जाके एक्शन लिए। दिस इज़ द असर्टिव वे। आपने असर्टिव वे क्या आपको बताता है कि आपने एक चीज़ की चेन बनने से रोकनी है। ठीक हो गया। आपने एक दफ़ा अवॉइड किया, दूसरी दफ़ा आपने किया, तीसरी दफ़ा वो जब ये बात करेगा तो आप क्या करेंगे? एग्रेसिव कम्युनिकेशन। फिर तो आपने डायरेक्ट उसको बोल देना कि मैं एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ, तुम बार बार उसको ये सिखा रहे हो, तो अब तुम्हें अब हद मैं तो उस बच्चे को बता देता जिसको सिखा रहा है ना फातिमा, मैं उस बच्चे को कहता है इसके कान पे ना इसके नाक पे मुक्का मार देना, जोर का मार देना। मैं कहूँगा ओह हो मार दिया, नो यू डोंट हैव टू डू इट, दैट वाज जोक्स अपार्ट। हमारे साथ कॉलर कौन मौजूद है जी? अस्सलाम वालेकुम इकरा, क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम माया भाई, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। आप बताइए। हलीमा आप भी कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। बच्चा आप कैसे हो? मैं डॉक्टर से बात करनी है। जी जी करिए उनसे हम बात। नहीं मना कर रहे आज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहबा, मेरा मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती हूँ, मुझे नेगेटिव थॉट बहुत ज़्यादा आते हैं, और मैं ट्रीटमेंट लेने के बाद मेरी बेचैनी बेसुकूनी हर वक्त रहती है, नींद नहीं आती ठीक से। क्या मसला है? जो बात दिमाग में बैठ जाती है वो निकलती नहीं। 95% पाकिस्तानियों का ये मसला चल रहा है इकरा। ठीक हो गया। हमें अब नींद नहीं आती। आपने कोई सवाल पूछना है फातिमा? आप कुछ पूछना चाह रहे हो उनसे? उनके घर के हालात हो सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ हो जो उन्हें वो डिस्टर्ब कर रही हो? जी जी बिल्कुल। क्या मैं आपसे मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि ये सिचुएशन कब से चली आ रही है आपकी? इकरा कब से हो रहा है ये? तकरीबन पहले 3 साल से, लेकिन 6 माह से ज्यादा मसला चल रहा है। इकरा शादीशुदा, उम्र क्या है आपकी? उम्र 23 साल। सोच लो एक बार और। 23 साल है, ठीक आप है। शादीशुदा हो इकरा? नहीं। कितने सिबलिंग्स, कितने बहन भाई हैं आपके? 4। और आपका कौन सा नंबर है? पहला नंबर है मेरा। सिद्रा, क्या आप ओवर थिंकिंग की तरफ ज़्यादा जाती हैं? हाँ जी, ओवर थिंकिंग, हर वक्त बेचैनी जी जी। बिल्कुल ठीक हो गया। मैं इस चीज़ पे बात करती हूँ। ठीक हो गया। चलिए, बहुत शुक्रिया इकरा। अल्लाह ताला आपको सुकून कल बता करे। आमीन आमीन। ज़ायमा हैज़ आल्सो आस्क्ड अ क्वेश्चन। यू रिमेंबर दैट ज़ायमा का भी वो एक फुल फ्लेज क्वेश्चन था। मिसेस बाकिर ने भी कहा कोई और अगर आपके लिए कर रहा होता है, कोई आपके बच्चों को सपोर्ट कर रहा होता है, आपको बहुत बुरा भी लगता है, आप कहते हो कि यार ये चीज़ें मैंने करनी है, मेरा न्यू बॉर्न बेबी है, मैंने उसको उठाना है, मैंने उसकी चीज़ें चेंज करनी है। वालिद करते ठीक है, लेकिन कोई और आके अगर इंटरफेयर करे, दादो उठा के ले जाए तो आपको तकलीफ भी होती है। और काफी ये मैं आपसे आई विल कम बैक टू इट, मैं नहीं चाह रहा उसका सवाल चला जाए इकरा का। इकरा ने ओवर थिंकिंग की बात की। हम तकरीबन ज़्यादातर लोग यहाँ पे जितने मौजूद हैं, हम एक बात से दूसरी सोचते, दूसरी तीसरी ये क्या होगा, ओ अगर इसका हो गया तो फिर ये क्या होगा, ये करते करते एक चेन ऑफ थॉट्स बन जाती हैं और वो लीड्स टू डिप्रेशन। अपनी सोच को काबू में कैसे रखना चाहिए, ये आर्ट क्या है साइकोलॉजी में? अच्छा, सबसे पहली बात है कि जैसे इन्होंने फैक्टर्स बताए, ये तो आपको इफ़ेक्ट्स नज़र आ रहे हैं ना, इसके पीछे कोई ना कोई कॉज होता है। ठीक हो गया। ये तो सिम्टम्स हैं जो आपको नुमाया हो रहे हैं, और
हर किसी का कॉज डिफरेंट होगा बट सिम्टम सेम होंगे, ठीक हो गया। वजूहात जिसको कहते हैं वो अलग हैं, ठीक हो गया। रूट कॉज खत्म करना है बिल्कुल। तो इसीलिए अभी तो डायरेक्टली इनको मैं इस टाइम पे ऑन स्पॉट जो बात बताई जा सकती है वो ये है कि ओवर थिंकिंग का, जैसे आप लोगों ने बोला, ओवर थिंकिंग कर करके हम एक चेन बनाते बनाते पता नहीं क्या सोच के कहाँ तक चले जाते हैं और फिर एंजाइटीज़ डिवेलप होती हैं, डिप्रेशन में बंदा चला जाता है। ये सारी चीज़ें ब्रेन की लैंग्वेजेस होती हैं जिसको NLP कहते हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक लैंग्वेजेस। आपको उनको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हमारी साइकोलॉजी में ये बोला जाता है NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम जिसको हम कहते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम कहते हैं कि इंसान के पास इतना अख्तियार होता है कि वो अपने ब्रेन को किसी भी तरीके से मोल्ड कर सकते हैं। आपके हाथ में आपके थॉट्स, ठीक हो गए। आपने अपने माइंड को ट्रेन किस तरीके से किया, इधर आपने उसको छोड़ा हुआ है कि बस वो जिस तरीके से चल रही है, फिर आपने इतना सेल्फ कंट्रोल है कि आप अपनी थॉट्स पे काबू पा सकते हैं, ठीक हो गया। सेल्फ कंट्रोल इज़ द फर्स्ट थिंग जो आपकी थिंकिंग में काम आती है। हमारे पास काफ़ी पेशेंट इस चीज़ की रिपोर्ट होते हैं ओवर थिंकिंग के साथ, ठीक हो गया। ओवर थिंकिंग को ब्रेक करने के लिए सबसे पहले जो एक टेक्निक है हेल्दी हैबिट जिसको हम कहते हैं पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट पे जाना है, चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर दें अपने लिए। जब आप एक ही टाइम में 1 घंटे में बहुत सारी सोचों के साथ गुजर रहे होंगे तो आपने देखना है कि मेरे लिए इस टाइम पे क्या चीज़ प्रायोरिटी पे है, आपने उस चीज़ को निकाल लेना है कि सेकंड प्रायोरिटी किस चीज़ की होनी चाहिए। मोस्टली ऐसा होता है कि हम पास्ट को और फ्यूचर को साथ लेके चल रहे थे जिसमें हमारा प्रेजेंट ख़राब हो रहा था, ठीक है। आपने प्रेजेंट का सोचना है, आपने सोचना है कि इस टाइम पे जो मुझे मसला चल रहा है वो क्या है, आपने उसको प्रायोरिटाइज़ किया, ठीक हो गया। देन आपने क्या किया कि उसके ऊपर काम करना शुरू हो गए, ठीक है। देखें, फियर जब आपके अंदर आती है, टेंशन आपके अंदर आती है, तो वो आपको इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करते हैं कि आप उसके लिए सॉल्यूशंस पे जाए, ना कि आप टेंशन लिए बैठे रहें। वो हम लोगों की ज़्यादातर होता है कि हम लोग टेंशन लिए बैठे ना कि सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं, इसीलिए ओवर थिंकिंग ये भी होता है। ये भी होता है कि हम ओवर थिंकिंग इसलिए भी करते हो कि हमारे पास बहुत वक्त होता है सोचने का। हम क्योंकि मैं कल कुछ देख रहा था, मैं वापस आता हूँ नदीम की कॉल लेके। आई वाज वाचिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो हलीमा ऑफ अ साइक्लिस्ट, ऑफ देन अ मोटर बाइकिस्ट एंड देन द कार ड्रिफ्टर। आई विल टेल यू मैंने क्या सोचा उसके बारे में। हम यहाँ पे नदीम भाई की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग नदीम भाई, क्या हाल चाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, सुबह खैर। नंबर मिल गया नदीम भाई आपका? आपने आगे कहीं और नंबर मिला दिया मेरे ख्याल में। तो वो हलीमा, आई वाज वाचिंग दैट वीडियो, आई वाज एट हाजरास प्लेस, मैं उनके घर था, मैं देख रहा। मैंने कहा जो हमारे जो जब फॉरेन में जाएं, आप डिफरेंट कंट्रीज़ में जाएं, वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। हम कुएं के मेंढक हैं, हमने तो भी दुनिया देखी ही नहीं है, हम बाहर देखते ही नहीं है। हमारे पास ज़्यादा वक्त है ज़ाया करने के लिए, हम भरपूर तरीके से वक्त ज़ाया करते हैं। यही वजह हम ओवर थिंकिंग करते हैं। हम रिएक्ट नहीं करते लेकिन हम सोचते रहते हैं यार मैं कितना नाकामयाब हूँ। तो ये क्या है? इस ओवर थिंकिंग को क्या वक्त का ज़िया भी है हमारे पास बहुत ज़्यादा, इस वजह से है? ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मत जाएगा फातिमा, आपने भी देखते रहना एक और सब हलीमा और हमारे के साथ। जी वेलकम बैक टू द शो। वीकेंड पे काफ़ी लोगों से ज़ाहिर है मुलाकात होती है, अपने घर भी जाना होता है और बाकी भी लोगों से मिलने मिलाने का सिलसिला जो है वो जारी और सारी रहता है। तमाम तर लोगों ने एक मुश्तरका जो सवाल पूछा वो ये था कि ज़ैनब को 5000 मिले या नहीं मिले। सो मूविंग ऑन, हम आपसे जो बात कर रहे थे बहुत ज़रूरी सवाल था कि नहीं, ये मैंने आपको बताना है। ये सबसे पहले हम आपको स्ट्रेस रिलीफ, हाँ, स्ट्रेस रिलीफ ऑयल आपके साथ बिल्कुल ये मौजूद है। अगर आपको 5000 का बहुत स्ट्रेस है तो आप स्ट्रेस रिलीफ ऑयल इस्तेमाल करें। इससे आपके बाल घने भी होंगे, मजबूत, बालों में चमक भी होगी और वो जड़ों से मजबूत करेंगे। इससे खुश्की भी खत्म होती है एंड यू शुड यूज दिस स्ट्रेस रिलीफ ऑयल। सबसे अच्छी जो इस ऑयल की बात है वो ये है कि इसमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। हेयर फॉल इससे ख़त्म होता है, डैंड्रफ ख़त्म होती है, आपकी रूट्स को ये मजबूत करता है, हेयर में शाइन आती है आपके बहुत ज़्यादा। और सबसे ज़रूरी बात जो हम हमेशा करते हैं कि बाल जो है वो नीचे तक जब आते रहते हैं तब तक वो और मैंने आज तक जिससे भी पूछा है हलीमा, जो भी इंसान के चमकदार प्यारे हसीन बाल होते हैं, आप खानदान में किससे पूछते हो, कहते हैं मैं रेगुलरली मैंने ऑयलिंग अपनी में करता हूँ। हम लोग ये करते हैं, हम कहते हैं फ़र्क नहीं पड़ा। कैसे? क्योंकि हम 2 हफ्ते करते हैं, हम कहते हैं यार फ़र्क नहीं पड़ा। सो यू हैव टू यूज
डेफिनेटली अगर आपने अपना स्ट्रेस रिलीफ करना है तो आपने स्ट्रेस रिलीफ ऑयल, जिसे SR ऑयल कहा जाता है, हेयर ऑयल है, ये आपने इस्तेमाल करना है। और मूविंग ऑन टू यू। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है कि जो भी लोग इनको ऑर्डर करेंगे और के रेफरेंस से व्हाट्सएप पे इनका ऑर्डर नंबर मौजूद है और आप इनको व्हाट्सएप पे जाके और के रेफरेंस से, यानी कि हमारे स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है रेफरेंस से जो है वो कॉल करेंगे या इनको ऑर्डर करेंगे तो उनको 10% जो है वो डिस्काउंट मिलेगा। पर अभी नंबर्स आप देख सकते हैं स्ट्रेस रिलीफ ऑयल ऑर्डर करने के लिए आप इन नंबरों पर राब्ता कर सकते हैं। ये इनके नंबर मौजूद है आपकी स्क्रीन पर। और स्ट्रेस रिलीफ ऑयल आपके पास आ, जैसे हलीमा ने आपसे पहले भी जिक्र किया कि इससे बाल घने, मजबूत, चमकदार और खुश्की से पाक हो जाते हैं और खुश्की भी जो नहीं होती। फातिमा, कमिंग बैक टू यू, व्हेन वी टॉकिंग अबाउट स्ट्रेस की बात की, स्ट्रेस रिलीफ ऑयल भी हमने उनको बता दिया, लेकिन आपसे जाने से पहले मैंने एक सवाल किया था, आपको मेरा सवाल याद है? बिल्कुल आई गेस ओवरथिंकिंग पे हाँ, डिस्कशन हम ये कहते हैं जो वो क्या टाइम बहुत ज़्यादा होता है हमारे पास एक्टिविटीज़ नहीं है, ना हम स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ बच्चों से करवाते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो दुनिया भर में हो रही हैं, वो दुनिया पता नहीं कहाँ चली गई है। हम आज भी बैठ कर सिर्फ इस सोचो में कि ये जॉब जो है मेरे लिए ठीक है कि नहीं, मैं कोई और जॉब के लिए अप्लाई करूँ नहीं, हम उसी जॉब में फंसे हुए और सिर्फ ओवर थिंकिंग करते हैं, उसने मुझे ये कह दिया, ये क्यों कह दिया, क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा है हमारे पास। एक फैक्टर है, ज़्यादातर जो लोग अपने आप को बिजी नहीं रखते वो ज़्यादा सोच की तरफ जाते हैं। सेकेंडली, जैसे मैंने आपको बताया NLP के बारे में, मोस्टली लोगों ने अपने ब्रेन की ट्रेनिंग इस तरीके से की होती है कि वो कॉन्स्टेंटली सोच में ही पड़ा रहता है। ठीक हो गया? जैसे कि अगर वो कोई भी काम कर रहे हैं, किसी भी काम में मसरूफ़ है, ओवर थिंकिंग साथ में चल रही है, ठीक हो गया, इवन वो बिज़ी है उसमें अपने काम में, ठीक हो गया, तो इसके लिए आपको ये चेन ब्रेक करना बड़ी ज़रूरी है, जिसको हम कहते हैं NLP। ठीक है, अब आपने ब्रेन के इस तरीके से समझाना होता है लॉजिक देकर, ठीक है, आपका ब्रेन लॉजिक्स मांगता है, ठीक हो गया। सबसे पहले आपने क्या किया, ओवर थिंकिंग को कम करने के लिए एक टेक्निक जो हम यूज़ करते हैं मोस्टली वो ये होती है कि आपने पूरे दिन में 24 आवर्स हैं आपके पास और कॉन्स्टेंटली आपको ओवर थिंकिंग आ रही है, कोई सोच आ रही है, इधर वो पास्ट के बारे में है या फिर फ्यूचर के बारे में, वो हो गई। आपने क्या करना है कि अपने आप को ये पॉइंट देना है कि इस टाइम पर मैंने ओवर थिंकिंग नहीं करना, ये राइट टाइम नहीं है। पूरे दिन में से 24 घंटों में से आप कोई भी 1 घंटा अपने लिए निकालेंगे, चाहे वो दिन का सेट कर लें, मतलब कंसिस्टेंट हो जाए उस टाइम पर कि 5 से लेकर शाम के 5 से लेकर 6 बजे तक मैंने ओवर थिंकिंग ही करनी है। ठीक हो गया? देन फिर आपने क्या करना है कि जब 24 आवर्स में वो जो 1 घंटा जो आपने अपनी ओवर थिंकिंग के लिए मुख्तस की है, उसमें जो 23 आवर्स है उसमें आपने ओवर थिंकिंग नहीं करनी होती। ठीक हो गया? देन वो जो आर होगा आपका जिसमें आप बैठ के ओवर थिंकिंग करेंगे, आपने कोई भी एक कॉपी ले लेनी है और उसके ऊपर जो आपके ब्रेन में जो ओवर थिंकिंग आ रही है आपने उसको राइट डाउन करना स्टार्ट कर देना, जिस चीज़ों के बारे में आप सोच रहे हैं। ये काफ़ी इफेक्टिव होती है और आप लोग भी ये चीज़ ट्राई कर सकते हैं। हमारे क्या करें, उसको बंद करके एक जग में डाल दे पानी वाले अब आपने क्या करना है, आपने वो सारी थॉट्स अपनी राइट डाउन कर ली। ठीक हो गया? देन आपने उन्हीं थॉट्स को अपने आगे रखकर दूसरा पेपर लेकर उन्हीं थॉट्स को पॉजिटिविटी में चेंज करना है कि ये थॉट मैं सोच रही हूँ तो इसका क्या है, इधर इसका कोई एग्जिस्ट करता है या नहीं। देन आपको खुद ही सोल्यूशन का पता लग जाएगा कि जो मैं सोच रही हूँ ये बहुत बेफजूल किस्म की चीज़ है। ठीक हो गया? फातिमा, अगर वो कागज पकड़ा के घर वालों की तरफ से, मैं तो सोचता हूँ मैं तो कहीं करा रहूंगा। एक सीक्रेट डायरी होती थी बचपन में जो मेरे हाथ से हर किसी ने लिखी है और हर किसी की पकड़ी गई है। मेरी तो हमेशा पढ़ी पड़ी आप कर सकते हैं। देखिए, जब आप चीज़ें राइट डाउन करने से काफ़ी कैथारसिस हो जाते हैं और आपको कहते हैं कि ब्रेन आपका ये चीज़ असेस कर लेते हैं कि ये काफ़ी चीज़ें जो है तो मतलब मैं बिला वजह की मैंने खानदान की सारी बुराइयां लिखी थी, उसने मेरे साथ ये किया, उसने वो किया, और वो मनहूस डायरी में ले गया अपने गाँव और वो रह भी उधर गई। वो हम बैठे हुए थे सारे और मैं वहाँ पे लिख रहा अपनी तरफ से, तो मैं शाहरुख खान बना हुआ कि मैं खेतों में डायरी लिख रहा हूँ, मैं वहीं छोड़ गया, बेवकूफ़ था। उसके बाद कुछ था अरसे बाद मेरे कज़न्स ने मुझसे ना वैसे मजाक करना शुरू कर दिए ना कि हाँ तुम्हें तो नादिर के साथ वो, इनको कैसे पता ये बातें। मैं भूल गया कि मैं डायरी लिखता था, वो तो इतना टाइम हो गया। वो सारा डायरी पढ़ी, पूरा खानदान को पता है कि मुझे कौन बुरा लगता है, कौन अच्छा लगता है। इकरार, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक। टी ब्रेक हो गई है जी, 11 बज गए। अच्छा, मैं कल भी सर कॉल कर रहा था अपना जुमे वाले दिन, आपने मेरी कॉल अटेंड की तो 5 मिनट बाद मेरी कॉल ड्रॉप होगी, उसके बाद मेरी कॉल लगे ही ना। अल्लाह, ये तो फिर अच्छी बात नहीं। जो रेगुलर कॉलर है उनके साथ तो नहीं इस तरह होना चाहिए। नहीं होना चाहिए ये आप अगर जब भी अब चाय के लिए महफिल में बैठे, आप लोगों ने अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ इम्तियाज को बद्दुआ देनी है, वही है इसका। सही है, सही नहीं, वही ना हम बैठे हुए थे सारे, तो वो कह रहे हैं कॉल मिलाओ, तो कॉल लग नहीं रही थी, तो
तो मुझे लड़के कह रहे थे कि तुम्हें लगता है ब्लॉक कर दिया। मैंने कहा नहीं यार, हम तो रेगुलर नहीं हम तो कुछ को किया है, हमारे पास लैंडलाइन है, उसमें ब्लॉक का सिस्टम नहीं है। हाँ, हमने किसी और, खुदा ना करे हम आपको कभी ब्लॉक करें, आपसे तो हमारी रौनक है जनाब। क्या ये जो लोग इस तरह दिलों में दूरियां पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं ना, आप उनको बता दें कैसा। आप मुझे बताएं आज चाय में क्या क्या है? आज सारे जलेबी थी और चाय थी। जलेबी जो बिल्कुल सिंपल टाइप जलेबी होती है, बिल्कुल जिसके अंदर कोई बाल नहीं होते, 7-8 बाल होते हैं सिर्फ, वो वाली। वो सिंपल टाइप होती है 7-8 बलों वाली। 7-8 बलों वाली। अच्छा सर, मेरा सवाल ये है कि नफ्सियाती के बारे में, साइकोलॉजी के, अगर मतलब हम एक चीज को ज्यादा बार बार सोचते हैं या करते हैं तो वो भी मतलब हमारे जो है ना दिमाग में वो चीज फिक्स हो जाती है, क्या हम उस आदत को चेंज नहीं कर सकते? आप समझिए मतलब सवाल, मुझे नहीं समझ आया सवाल, आप दोबारा मतलब ओवर थिंकिंग का ही पूछ रहे हैं कि ओवर थिंकिंग की आदत को कैसे चेंज कर सकते हैं, उसी के बारे में फातिमा अभी बता भी रही हैं। जी जी जी, आप यही पूछ रहे हैं? जी जी बिल्कुल यही, कि मतलब आदत को हम जो है ना अगर चेंज करना चाहें तो कितना, मतलब किस तरह हम जो है ना इसको कर सकते, किसी भी आदत को तब्दील करना चाहे? That's a very good question. You wanted to ask. इकरार भाई ने जो सवाल पूछा है कि किसी भी आदत को कैसे तब्दील किया जा सकता है, मुझे लगता है, मैं अक्सर हुमायूं को के साथ भी जब ये बात होती है, मुझे लगता है आप जब ये सोच लो कि मेरी आदत गलत है तो आप उसे तब्दील कर सकते हो। बहुत सारे लोग रिजिड हो जाते हैं इस चीज़ में कि मैं तो तब्दील कर ही नहीं सकता, मैं अब उम्र के इस हिस्से में पहुंच गया, मैं तो तब्दील कर ही नहीं सकता, पूरी दुनिया मेरे हिसाब से तब्दील हो लेकिन मैं किसी के हिसाब से तब्दील नहीं होगा। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि आप अपनी किसी भी हैबिट को चेंज कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि आप खुद उस पर इतने रिजिड होते हैं कि आप सोचते हो कि ये तब्दील नहीं हो सकती। एक तो आपने बताना है कि क्या उम्र के किसी भी हिस्से में आपकी कोई आदत बदली जा सकती है, और अगर आप खुद से अपनी कोई आदत बदलना चाहो तो उसके लिए क्या स्टेप्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं, किस तरह से आप समझो कि यार ये आदत मेरे अंदर ख़राब है, ये बुरी आदत है, ये मुझे अब नहीं अपनानी, मुझे इसको छोड़ना पड़ेगा। ठीक हो गया। फर्स्टली जो उनका क्वेश्चन था, ठीक है, हैबिट्स और नेचर में बड़ा फ़र्क होता है। हैबिट होती है आदत, कोई भी आदत को टूटने में या बनने में 21 दिन तक, 21 डेज़ तक आप कोई भी हैबिट प्रैक्टिस करते हैं तो वो आपके अंदर जो है इनफिट हो जाती है, ठीक है, आपकी पर्सनालिटी के अंदर। और वो हैबिट आप छोड़ो भी तो मैक्सिमम 2 से 3 दिन में आपकी हैबिट्स चेंज हो सकती हैं। ठीक हो गया। सेकेंडली ये है कि अब कुछ लोगों की नेचर ऐसी होती है कि वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव किस्म के होते हैं, चीज़ों का असेस ही नेगेटिव किस्म का करना है उन्होंने, ये फिर एक नेचर का ट्रेड होता है। नेचर कांट भी चेंज, वो वाली बात आ जाती है। ठीक है, नेचर आपकी लाइफ का कोई भी स्टेज आगे उस टाइम पे जाके आप चेंज नहीं कर सकते, बट स्टिल आप कोशिश कर सकते हो उसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स ऐड करने की कि आप उन चीज़ों को कंट्रोल कर लो। इसी तरीके से समटाइम्स हमारे पास पेशेंट आते हैं तो हम उनको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर डायग्नोज करते हैं। डिसऑर्डर का मीन्स होता है एक चीज़ ऑर्डर में नहीं है। ठीक हो गया। हमारा मकसद ये होता है कि हम उसको ऑर्डर में लेकर आएँ। अब एक बंदा है जिसकी नेचर है कि वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा है, ये बहुत नेगेटिविटी की तरफ जाता है, उसकी थिंकिंग ही नेगेटिव की तरफ है, देन फिर हम उसको पिन पॉइंट करके कुछ ऐसे फैक्टर्स बताते हैं कि आपने इन चीज़ों पर अमल करना है ताकि आपकी नेचर जो है वो थोड़ी डेवलप हो जाए, थोड़ी बेहतरी की तरफ चली जाए। ठीक हो गया। तो ये फिट इन होती है, मतलब आपकी चाइल्डहुड ट्रॉमास हो गई या फिर चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हो गए, उनसे ही आपकी पर्सनैलिटीज़ और नेचर बनती हैं। तो नेचर कांट भी चेंज हो वाली बात है, लेकिन हैबिट्स बिल्ड हो सकती हैं। मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा इस बात पे। मैं क्योंकि जितना मैंने जो जिस किताब से मैंने पढ़ा है, एटॉमिक हैबिट्स, वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स ऑफ द बुक, आप ठीक कह रही हैं। शायद मैं उसको समझने में कासिर हूँ अभी इस वक्त, लेकिन आपके पैटर्न्स बनते हैं। आप आदत को इस तरह करते हैं कि जो आपकी एग्जिस्टिंग आदत होती है उसके आप पैटर्न मिनिमाइज करते हैं, आप फ्रिक्वेंसी कम करते हैं। अगर मैं उर्दू में समझाना आपको चाहूँ, जैसे कि अगर आप एक सिगरेट पी रहे हैं, मैंने बहुत दफ़ा ये जिक्र किया, एक सिगरेट पी रहे, आप उसका आधा पिए, आप आधा पीना शुरू करें, आपको खुद जो है वो एहसास होगा कि वो आधा भी कम होता जाएगा, और मिनिमाइज करें। कहते हैं फौरन छूटना आदत बड़ी मुश्किल होती है। जो एटॉमिक हैबिट्स में पढ़ा था उसमें तरीकेकार ये है कि आपके हर पैटर्न बनता है, आपने कंसिस्टेंसी शो करनी है। एक चीज़ अगर आपने अपनानी है तो वो आपने रेगुलरली करनी है, वो आपकी हैबिट बन जाती है। दिस इज हाउ हैबिट्स आर डेवलप। वो पूरी साइंस है कि आदत बनती कैसे, आदत टूटती कैसे। लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में वापस आएंगे तो फिर आप हमसे सवाल पूछेंगे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के हवाले से भी, और फिर हम आपको लेकर जाएंगे किचन में भी, जहाँ पर आप मेरे ख्याल में अक्सर जाती हैं। हम यहाँ पे लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक के बाद वापस आ जाए, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सर्व हलीमा हुमायूं।
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सब हमारे साथ मौजूद है फातिमा, और ये मुझे शायद इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये मुझे हलीमा ने कहा था। मैं फातिमा कहता तो हलीमा ने कहा फातिमा नहीं होता, नहीं खतीजा का था। तो यू टोल्ड मी दैट खतीजा का नाम कैसे लिया मैं बड़ी जाता है? वो हूँ पर्टिकुलर हूँ इस नाम के हवाले से ना, खदीजा के हवाले सही से प्रोनाउंसिएशन होनी चाहिए, वरना उसका मतलब जो है खदीजा वो आपने कहा था ना, खदीजा। हाँ, खदीजा नाम बहुत होता है, लोग फातिमा कहते हैं खतीजा, खतीजा। या इसका खतीजा नहीं है, खदीजा दाल है और इंग्लिश में और फातिमा डी है। कभी इट्स नॉट फातिमा, इट्स फातिमा। फातिमा। और जैसे यूनुस का नाम है, इट्स नॉट यूनुस, इट्स यूनुस। ठीक है। और आपको बड़े मज़े की बात है, एक जगह का नाम है जो कि मुझे बड़ा हैरत हुई थी न्यूज़ एंकर की फील्ड में जाते हुए, जेहलम नहीं होता। और मैं बड़ा हैरान हुआ कि मैंने कहा रियली जेहलम नहीं होता, इट्स जेहलुम, एंड आई वाज शॉक्ड। रियली जेहलुम होता है? हम कितना गलत जेहलम कहते हैं। हम आपको किचन में लेके चलते हैं, आप जाती हैं खाने शाने पकाती हैं? या सबसे अच्छा क्या बना लेती हैं आप? मैं सालन ज़्यादा अच्छा बना लेती हूँ। सालन? हाँ, कौरमा हाँ। या सालन? नहीं, गोश्त वाला। गोश्त वाला सालन। हाँ, उसमें क्या ही कढ़ाई मेहनत लगती है वगैरह। बहन, वो तो मैं भी बना लेता हूँ। चले हाँ तो लेके चल। यार नहीं, मेहनत तो लगती है हुमायूं, गोश्त सही ना डला हुआ हो तो फिर क्या हो। हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी ज़ैनब कहाँ तक पहुँच गई हैं? बस चीज़ें मैंने काट छाट के रख ली हैं, रेडी ठीक कर है। ली है। बस पकोड़ा मिक्स जो है मलका का वो हम ऐड करेंगे, पानी ऐड करेंगे। अच्छा, इसमें मैं इसकी रेसिपी देख रही थी कि इन्होंने ना अंडा भी ये लोग ऐड करवा दिया। ऑलरेडी अंडा ऐड है? नहीं, ऐड नहीं है, अभी हम करेंगे। अच्छा, और मैं अपने घर में भी जब पकोड़े बनाती हूँ तो उसमें अंडा ऐड करती हूँ। मैं तो भी मुझे करती हूँ। घर वाले ये कहते थे कि क्यों, मैंने कहा इससे क्रिस्पी बहुत ज़्यादा बनता है। तो ये जो मिक्सचर है ये हम तो मलका का पकोड़ा मिक्स आपने डाला है। अब बेसन मसाले सारा कुछ नहीं डालना, आप ये कहना चाह रही हो? जी जी, कुछ भी नहीं डालना। बेसन भी नहीं डालना? बेसन भी नहीं डालना, बेसन भी ऐड हो। तो इसके अंदर सब कुछ अगर आप है। मुझे दिखा सकती हैं जी। इज दैट पॉसिबल? आई जस्ट वांट टू सी कि इसमें क्या क्या मौजूद है। इसमें बेसन है, इसमें नमक है, इसमें लाल मिर्च है, जीरा है, अजवाइन है, सोडियम है, बाइकार्बोनेट, धनिया, सिट्रिक एसिड। माय गॉड, ये तो सब कुछ इसमें मौजूद है। जी। वेरी गुड यार, कुछ चीज़ रह नहीं गई। और बड़े मज़े की रेसिपी इसके बैक साइड पे भी दी हुई है, अगर आप लोग उसकी रेसिपी से बनाना चाहते हो तो इट्स देयर। अच्छा ज़ैनब, इसमें इसके मिक्सचर के अंदर एक अंडा डालना है जी, ये इसकी और रेसिपी सिर्फ पानी डालना है। तो उसका जो सॉरी मैं आप लोग की बैटर है- बात काट रहा हूँ, जी। जो रेसिपी इसके पीछे दी गई है दैट्स आल्सो अमेजिंग, दैट उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि हरा धनिया कितना डालना है, उसमें भी अंडा उन्होंने लिखा हुआ है, प्याज। तो यही वाली कर रहे हैं ना हम? आप वही वाली एग्जैक्टली बना सेम कर रहे हैं। हाँ। ओह, पर हम प्याज नहीं डाल रहे, हम Good, see? आलू और चिकन के साथ पकोड़े बना रहे ठीक हैं। है। हलीमा, इन्होंने जो थोड़ा है वो सा- प्याज और हरी मिर्च का रखा हुआ है। अच्छा, 2 रेसिपीज हैं इसमें शामिल ना। आप आपके जब किसी घर जाते हो तो कोई ऐसा घर है आपके जहाँ पे वो कहते हैं ब्रेड पकोड़ा बना लो? हाँ हाँ, मेरी फैमिली में एक ऐसा घर है, जब अच्छा। आप उनके घर कदम अभी पूरा नहीं रखा होता, कहते बेटे ब्रेड पकोड़ा बना लो। हम कहते हैं हम ब्रेड पकोड़ा खाने जा रहे हैं उनके घर। बहुत मजे के यार बनाते अच्छे हैं। बनाते वो अच्छे होंगे। बहुत अच्छे बनाते ब्रेड होंगे। पकोड़े बनाते थे, हाँ। वेरी फेमस। दे आर फ्रॉम हैदराबाद एंड शायद हैदराबाद में लोग पकोड़े ज़्यादा खाते हैं ये वजह। आपको पकोड़े अच्छे लगते हैं है ना? पकोड़े अच्छा, हल्का सा बादल आ जाए, होए 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 होए, सबसे पहले होता है तेल गर्म हो रहा होता है घरों में, और कहते हैं यार अगर आज पकोड़े हो जाए ना ऐसे चाय के साथ। कौन से घर हैं ये? हमारे घर हमारे ओहो, घर में हमारे घर में तो पकोड़े उफ, माय फादर से, और मेरे अब्बू को बहुत अच्छे लगते हैं पकोड़े। ही लव्स। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं मुझे पकौड़े। चिकन बोनलेस के पकोड़े बहुत मजे लगते मुझे हैं। कोई भी पकौड़े अच्छे लगते हैं। आलू वाला जो नहीं होता, बड़ी टिक्की वाला, पकौड़े होने वो वाला चाहिए। बना रहे वो हैं। बहुत- वो भी बना रहे हैं। अच्छा मेरे सिर्फ अच्छा, ये मेरे दो घर फेवरेट में है। हाँ फेवरेट वो आलू वाले हैं जो वो और वो जो हो जाए हमारे- क्रिस्पी हाँ। से, अगर आलू उसमें होना चाहिए पतला कटा हुआ, जी, ये जी, बड़ी जी। महारत और होती है। सही एक है। खास साइज का, ऐसा भी ना हो कि बहुत पतला हो, वो बहुत क्रिस्पी हो जाता है, और एक बहुत वरना वो मोटा बड़ा होता है, वो- लिज सा हो जाता है। हाँ, यू आर वेरी ऐसे ही। राइट, वो दरमियाना साइज होना पकोड़ों के जरूरी भी जो है। है ना, आप बहुत सारे पकोड़े किस बना इकसाम। लेती हैं? हाँ, वो तो बहुत ईजी है। बस मुझे लगा आप सालन बना रही हैं तो फिर पकोड़े का तो बहुत ही मुश्किल होगा आपके। नॉट एट ऑल। ऐसा नहीं है। नहीं, नहीं। किस चीज़ के पकोड़े पसंद है आपको? मुझे तो प्याज के। हाँ, प्याज पालक के के पकोड़े भी पालक के, अच्छा गोभी वो के। उससे कहते हैं अनियन फ्राइज कहते हैं उससे, अनियन फ्राइज कहते हैं उससे, अनियन और रिंग्स। सॉरी अनियन रिंग्स कहते हैं उससे। अक्सर एक बड़ी अच्छी सी जगह है, एक ब्रांड है जहाँ से बड़े मजे के मिलते हैं, देयर हसन फेमस फॉर में? देयर अनियन। वो लिख लो लिख लो। ठीक है, ये हमारे ब्रेड पकोड़े का हमने इसका डाल दिया। ठीक हो है। गया। अब ये जैसे निकालूंगी तो इसके अंदर चिकन। आप ये भी पकोड़ा कर सकते हो बनाएंगे। कि आप इसके कॉर्नर्स भी काट दो अगर कोई काटना हाँ चाहे जी तो। हाँ जी, लेकिन ये इतने अच्छे बनसे के यार crispy लेकिन क्रिस्प हो जाते हैं। हाँ अच्छे ये लगते क्रिस्प हैं। हो जाते हैं। इसी तरह से है। अभी रहने दो, अभी बन रहा है, तुमने कभी बनाया नहीं, छोड़ दो। ओए होए।
इसी तरह से मिक्स वेजिटेबल्स के भी बन सकते हैं, आलू, प्याज, सब्ज़ मिर्च, धनिया, पुदीना काट के इसी अच्छा, हम मिक्सचर तो में उसमें पालक भी डालते हैं, हाँ, है ना? वो भी कर सकते हाँ। हैं। तो वो वैरायटी अपने हिसाब से, बस अब पकोड़ा मिक्स पड़ा हुआ हो। और वो होता है ना कि कुछ लोगों को नहीं हमारे क्रिस्पी नहीं बनते, टेस्ट जो है नमक ज़्यादा हो गया, मिर्च कम होगी, तो आप ये पकोड़ा मिक्स यूज़ करें तो बराबर अच्छा, के रमज़ान मसाले। में भी एक बहुत बड़ा इशू ये होता है कि आप ज़ाहिर रोज़े की हाँ, हालत में टेस्ट होते नहीं हो, कर आप सकते। टेस्ट नहीं कर सकते हो, तो ऊपर नीचे हो जाती हैं चीज़ें। आपको ये भी डर होता है कि यार किसी को बुला लिया अगर अफ्तार पे और ऊपर नीचे होगी, बड़े लोग समझेंगे आयरलाइन हाँ। के घर में कितने बुरे पकौड़े बनते हैं। तो उसके लिए भी आप, ये बड़ी एक अच्छी चीज़ है पकौड़ा मिक्स, के इसमें सारे अज्जा भी मौजूद हैं, नमक मिर्चें मौजूद हैं, ज़ीरा मौजूद है, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। आपने सिर्फ क्या करना है, डब्बा खोलना है, पैकेट खोलना है और डालना है और अच्छा हलीमा, तो बेस्ट पार्ट है कि जब भी आप स्टोर्स में जा रहे हैं, आप सौदा लेने के लिए जा रहे हैं, तो अपनी माँ पे, अपनी बहन पे और अपने जो अगर वालिद साहब भी आपके बना रहे हैं उन पे थोड़ा सा आपने रहम करना। आपने रहम ये करना है कि आपने ये मसाले उनको ला कर दे देना। और मलका की बस से सबसे बेहतरीन बात ये है कि हर तरह का मसाला आपको मिलेगा। सालन मसाला है इनका, लाहौरी पाया मसाला है, पाए का दिल करे वो बनाए, घर में मेहमान आ गए, खीर मिक्स भी इनकी है, चिकन मसाला है, सीख कबाब मसाला है, मछली मसाला है, दम कीमा मसाला भी इनका मौजूद, टिक्का बोटी मसाला भी है, चिकन लॉलीपॉप मसाला भी मौजूद है। और ना कि सिर्फ ये, अगर आपको केचप भी चाहिए तो इन्होंने केचप की भी जो है वो आपके लिए मुश्किल आसान कर दी है। और सबसे आसान कि अक्सर ये होता है कि अदरक और लहसुन पहले लहसुन को छीलना पड़ता है, ये इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, हाथों में से स्मेल आने लग जाती है, स्मेल आने लगती है और फिर उन्हें कूटना पड़ता है। तो ये भी आपको मिल जाएगा। तो अगर आप जा रहे हैं कोई सौदा सर्फ लेने के लिए, अक्सर मर्द हजरात जाते हैं, तो ये पूरी रेंज अगर आप उनके लिए लेकर आ जाएंगे तो उनके लिए बड़ी आसानियां हो जाएंगी। एंड सबसे बेहतरीन बात जो मुझे मलका की लगती है, ऑफ कोर्स सारे मसाले भी हैं, वो बात भी अच्छी है, लेकिन सबसे अच्छी बात इनका पिंक सॉल्ट है जो कि हिमालय की माउंटेन से आता है, प्योर सॉल्ट है। अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे तो आपकी शक्ल पे नजर आएगा वो जा बजा। तो आप इनका पिंक सॉल्ट लेकर आइए और इसको इस्तेमाल कीजिए। मसालों की भरपूर रेंज है, अपने घर में रखिए मसाले। इतनी आजकल की जो फास्ट जिंदगी है, तेज जिंदगी में मेरा ख्याल है ये मसाले बड़ा अहम और ज़रूरी किरदार अदा करते हैं, क्योंकि हर कोई वर्किंग है, हर कोई काम करने के लिए जा रहा है, तो चटपट सब कुछ चाहिए, घर में खाना भी चाहिए, तो ये बेहतरीन है। और इनका चिकन पाउडर भी है। आज मेरी सिर्फ एक ही दरख्वास्त है कि मेरा चिकन पाउडर घर में खत्म हो गया, मैं मैरिनेशन में भी डालता हूँ इसको, मैं भी डालती हूँ। तो अगर मैं ये ले जाऊँ तो कोई, मैं तो चावल भी बना रही हूँ तो डाल देती हूँ, बड़े मजे का आवाज आने लगी है। मसला है नहीं, मसला कोई, थैंक यू सो वेरी मच। ये इसलिए क्या कि पता है कि भांडू मैंने सब कुछ स्क्रीन पे बोल देना है। सो मलका का मसाला चिकन पाउडर में लेके जाता हूँ। डू यू पुट इट ऑन मैरिनेशन? मैं डालता हूँ, मैं डालती हूँ, मैं तो क्योंकि चावल में भी उससे डालती जो हूँ। इतना मजे का एक जायका आ जाता है। अच्छा सालन में भी अगर हलीमा हाँ। ये तुम थोड़ा सा डाल दो, यू विल गेट अ वेरी गुड टेस्ट। अगर आप ये लोग फिर इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर थोड़ा सा नमक का ख्याल रखें, क्योंकि इसके अंदर नमक के अज्जा मौजूद होते हैं पहले से, तो आप लोग अच्छा मैं नमक तो किसी चीज में नहीं डालता हलीमा, आप क्यों? क्योंकि जो मैं सोया सॉस भी डालता हूँ, जो मैं हर चीज में नमक होती है, तो नमक होता है, सो यू डोंट हैव टू पुट इट, बट मैं नमक जरूर डालता हूँ। जैसे पिंक सॉल्ट अगर मैंने यूज करना है तो वो मैं सालन में करता हूँ। हाँ। सालन मेरी अम्मा जरूर यूज करती है। आटे में हम लोग नमक जरूर इस्तेमाल करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि वो नहीं खाया जाता मुझसे ना उसके बगैर। तो आपने ये चीज़ें जो है वो जरूर इस्तेमाल करनी है। पकोड़े ऑलमोस्ट जो है ब्रेड पकोड़ा आर रेडी एंड वी गोइंग टू गो फॉर द चिकन पकोड़ा नाउ। प्लीज बेक चिकन पकोड़ा ताकि आई कैन टेस्ट इट आल्सो। बड़े आप पसंद है ब्रेड मुझे। पकोड़ा नहीं खाएंगे? ब्रेड पकोड़ा शायद मैं ना खाऊं, क्योंकि मैं आप चिकन उन्हीं पकोड़े आंटी ज्यादा के अच्छे घर लगे, जाके पेट भर जाए। खाएंगे। नहीं, क्योंकि मेरा लंच होता है ना, आपको पता है सिर्फ। अच्छा यार वो बहुत फिट पड़ा, उनको मैं भी मशवरा दूंगा। जो आप अगर सुन रही हैं आंटी, अगर आप मेरा शो देखती हैं तो आपने ब्रेड पकोड़ा के लिए अब आपने कुछ नहीं लाना, क्या पता वो पहले से यही पकोड़ा मिक्स यूज करती हो। हाँ हो सकता है, क्योंकि बहुत जल्दी बनते हैं उनके घर में यार, हम जाते हैं वो लेकर आ जाते हैं कसम से। ऐसे पहुंच जाओ तो बाहर आ जाते हैं किचन से। आपकी बहन बड़ी सपोर्टिव है भाई, आप जो बात करती हैं हंसती हैं, वो हल्का सा मुस्कुराती हैं। बिल्कुल। आपकी सबसे बड़ी बहन है ये? जी जी जी, मेरी बड़ी बहन है, मेरा सपोर्ट सिस्टम ही कह सकते हैं आप। चलो अब आपको हम आप कैसे हो सकते हैं, आप इतनी तरस भरी निगाहों से आपने मलका को देखा, ये सारे मसाले हमारे पास रहेंगे ही नहीं जितनी नजर आपने लगाई है इनको, तो हमने कहा आपको भी मलका के मसाले आपको देते हैं। इसमें आपको सवैया भी हैं, सवैया बनाए, खुदा के लिए घर कुछ बनाएं, आप भी कुछ किसी को खिलाएं। और इसमें हमने आपको मसाले भी दिए, मुख्तलिफ दिए। बिरयानी मसाला, बिरयानी बना लेते हैं बहुत। बस अब आपको ये हमारी तरफ से तोहफा, बल्कि मलका की तरफ से, और द क्वीन ऑफ टेस्ट मलका आपको दे रहे हैं हम यहाँ पर। ये ठीक है? इज दैट गुड? इज दैट गुड एंगल टू गिव इट? वो अक्सर आप जब किसी को तोहफा देते हैं तो आप अच्छे तरीके से देते हैं ताकि उसको भी अच्छा लगे। ये तोहफा आपके लिए मलका का इस्तेमाल कीजिए और भरपूर मज़ा लीजिए मलका के मसालों का। हम आइयो एक प्लेटर दे दें ताकि उसमें मैं आपको प्लेटर दे देता हूँ।
दिल चाह रहा था टमाटर उठा के खाने का, लेकिन आपका डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। बड़ी मैंने अपने आप को रोका है, मुश्किलों से रोका। जी जी हमें पता है। अच्छा, किस हद तक आप करती हो हलीमा एंड ज़ैनब फ्राई? मैं उसकी आखिरी लिमिट तक जाता हूँ। मैं भी। आई एम सॉरी, आई एम वन ऑफ दोज। हालांकि लोग कहते हैं कितना नहीं, पर आखिरी लिमिट तक जाता हूँ। डू यू डू दैट आल्सो ज़ैनब? हाँ, ऐसे ही है। हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। आपने ज़्यादा पकौड़ों को फ्राई करना है, किसी और के दिमाग को फ्राई नहीं करना, क्योंकि इससे थोड़ा सा मसला आपकी ज़िंदगी में भी हो सकता है। कई बार जाएगा, देखते रहिए एक और सब हुमायूं और हलीमा के साथ। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। और चिकन पकोड़ा आर ऑलमोस्ट डन। आप चिकन पकोड़ा भी बनाते हैं? हम खाते हैं चिकन पकोड़ा बिल्कुल, लेकिन ये वाले हम लोग ट्राई हाँ, ब्रेड पकोड़ा कभी नहीं ट्राई किया। हमारे साथ कॉलर है जी, हमारी प्यारी सी दुलारी सी लाडो सी नादिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी जान क्या हाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं ठीक है? अल्लाह का बिल्कुल शुक्र, ठीक, बहुत अल्लाह का शुक्रिया शुक्र। पूछने के लिए। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। आमीन, आप लोग को भी। आमीन आमीन। मुस्काना भी अपना ठीक है, ज़ैनबा भी आप भी ठीक है? जी, बिल्कुल ठीक, ठीक-ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे। आज एक प्लेट मेरे साथ कैचअप है, चिकन पकौड़ा। हाय हाय, अभी मैं हलीमा आप इस तरफ आ जाओ, आप मैं जल जाओगे आप। ट्राई करो। मैं गरम है ध्यान से। आप देख नहीं रही आपको? क्यों नादिया, तुमने रोज ही कहना शुरू कर दिया कि देख नहीं रही, देख नहीं रही, क्यों नहीं लोगों देख की रही? नजरें लग गई है, लोगों की नजरें लग गई, क्या बताओ, हम सबका देना पड़ेगा। इसको यार नादिया, जी ये फरमाएं। जो पकोड़ा मिक्स है ना मलका का, यकीन मानो, एक तो इसकी खुशबू में कोई इतनी मजे की एक एसेंस है। जब ये बन रहे थे हाँ, बहुत जबरदस्त different सी सी मुश्किल खुशबू आ रही थी। और यकीन मानो, मैंने इतने मजेदार चिकन पकोड़े पहले कभी नहीं खाए। मैं नहीं होता जा आइंदा के बाद मसाले बना रहा, मैं तो यही ला काम रहा खाना, काम बात सुनने, काम खाना, ये ना कि ज्यादा खाते जा मजे मजे करते करते। सही कह रही है, कैसे साफ लिया है? कैसे वली भाई मेरे मुंह में कुछ जी है जी इन्होंने कैसे साफ लिया कि नहीं? कैसे नहीं लिया, नहीं लिया। मुझे केचप केचप के नहीं साथ पसंद खाते इतना। नहीं खाते? नहीं मुझे नहीं। पकोड़े पसंद है। सही है, ठीक है, फिर सुन ले। अल्लाह सुनाओ, हाँ, जल्दी से सुनाओ। सुनाओ, फिर हमें और कॉलर्स भी लेने हैं। दिल की हसरत उस बात पे आने लगी, ओए होए, दिल की हसरत उस बात पे आने लगी, तूने देखा और जिंदगी मुस्कुराने लगी। वाह 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 वाह। ये इश्क की इंतहा थी या दीवानगी मेरी, हर सूरत में तेरी सूरत नजर आने लगी। वाह वाह, क्या वाह वाह बात वाह। है, क्या शेर के बात साथ है। अगली कॉलर लेते हैं हम। हमारे साथ थैंक यू मौजूद सो है। मच नादिया अल्लाह फॉर तुम्हें कॉलिंग। सलामत रखे नादिया जानू। हमारे साथ चलो प्यारी सी टांटिए तलत जी, आंटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं तलत आंटी? आप बताइए, आप बेटा आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र। हैं हुमायूं साहब कैसे हैं? खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है वालेकुम आपके? सलाम। आप बेटा दोनों को दुआएं। हाँ, और बहुत जैनब का क्या हाल है? वाले अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं वालेकुम आप? सलाम। आज जैनब तुम माशाल्लाह बड़ी अच्छी चीज बना रही हो भाई। जी, सबकी मुंह में फेवरेट। पानी आ रहा है। मतलब वो ऐसा है कि उसमें इतने एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे। ऐसे ही है, और वैसे ही मसाले से हम जो है ना मलका के, हाँ। वैसे इजी सारा सब कुछ। और आप खैरियत से हैं? जी शुक्र अल्लाह का। अच्छा चलिए, आप खुश रहिए। तलत आंटी, कौन सा पकोड़ा पसंद है? देखो भाई, मैं जो अब ये तो खैर अभी मैंने पहली मरतबा देखी, मुझे ये वाली। मुझे तो बेसिकली वो अपने बेसन और वो पालक ओए, पालक और उसके अंदर आलू बारीक बारीक कटे हुए, हाय 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 है ना? मतलब- एक हमारे रिवायती है। हाँ हाँ। अच्छा, और इसके अलावा जो है वो मिर्चें भर के जो है वो तलते हैं, हम्म। उसमें मिर्चें भी चाट का अच्छी लगती मसाला और वो सारा भर करके जो है ना, तो ये। अच्छा, आप अपनी मेहमान को आप मेरा बहुत ये सलाम नहीं उठाना कहिएगा। अभी। एक वालेकुम वो कह रहे अस्सलाम। हैं तो। वालेकुम अस्सलाम। सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। अरे माशाल्लाह, आप तो बड़े जो है बहुत खूबसूरत आपका जो है गुफ्तगू है, और इतनी मेंटल थेरेपी हो रही है, मैं आपको क्या बताऊं। थैंक यू सो मच। हाँ, अच्छा बेटा, मैं वो सवाल तो मुझे कोई करना नहीं है, क्योंकि मैंने इस वक्त मैंने कॉल की है क्योंकि मैं प्रोग्राम ही सुन रही थी। अच्छा भाई, हुमायूं और हलीमा, जी 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 आंटी। आज मैं आपको एक खिताब दे रही हूँ। ओए,
इंशाल्लाह आपको खुशी होगी सुन जी जरूर इंशाल्लाह उम्मीद है। इंशाल्लाह। है ना। मैं तो लिटिल excited हूँ दानिश्वर। थैंक यू अल्लाह ताला मैंने अंग्रेजी उर्दू मिक्स दिया है मैंने मजेदार। मैं लिटिल फिलोसोफर कह रही थी, मैंने कहा ये अभी जरा ज्यादा हो जाएगा, इसमें अभी थोड़ा टाइम है। हाँ तो ये आज मेरा व्हाट्सएप स्टेटस लगा रहा हूँ मैं ये आज मैं अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगा रहा हूँ। अच्छा डन। अब ये है कि मैंने आपको जो है आज ये वाला नाम दिया है, जिस तरह की आप लोगों की प्रोग्राम की शुरू से जो गुफ्तगू चल रही है बहुत ना, शुक्रिया बहुत शुक्रिया। थैंक यू। इतना इसके अंदर जामयत है और मतलब कहना चाहिए मुझे इतना लुत्फ आ रहा है सुन के कि मैं अल्लाह क्या खुश बताऊं। रखे आपको, बहुत शुक्रिया तला ताला। थैंक यू सो मच आंटी, Thank बहुत you, शुक्रिया। thank you, बहुत सलामत शुक्रिया। रहिए, अल्लाह ताला खुश रखे आपको। सिमाब हमारे साथ है। सिमाब अस्सलाम भेजिए वालेकुम हमारे साथ, सिमाब जी। अस्सलाम आप इतना बड़ा पकौड़ा ले लिया था। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं प्यारे बच्चों? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बस मेरी तबीयत कुछ नासाज है आज। क्यों, क्या हुआ? अल्लाह सेहत दे आपको। ये ना वायरल ये जो इन्फेक्शन थ्रोट का। हाँ, यार ये मुझे भी आजकल हुआ आया है हुआ है, ये थोड़ा आजकल आया हुआ सा, है। मुझे भी हुआ है। जी जी, इधर हमारी साइड पे तो बहुत ज्यादा है। तो फिर मैंने सोचा कि क्योंकि आप भी ऐसी हालत में हमारे सामने आते हैं तो क्यों ना मैं भी शामिल हो जाऊं। बहुत अच्छा किया आपने। थैंक यू भैया, यही तो आपने प्यार है कॉल आपका। की इस वजह से कि तबीयत खराब होने के बावजूद। बहुत शुक्रिया सिमाब जी, चिकन पकोड़ा क्या तबाही है आपकी सोच है, मेरा दिल करे 2 और ले लूं। नहीं जी, ले लेंगे। यार ये सिमाब जी का मैं सिमाब जी की बात नहीं टाल सकता। ना, आप सिमाब लोग जी मना किया करें ना, आपको सलामत रखे, बड़े वाला लूंगा। खुली छुट्टी दे देते हैं आप लोगों के नाम पे, वो पता नहीं क्या क्या इंटता रहता है। और हमारी किचन की मलका कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक ओहो, ठाक। आप क्या बताएं, बात है। आप कैसी हैं? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, बस आपने दुआ करनी है मैं जल्द जल्द ठीक हो जाऊँ। अल्लाह आपको आमीन। सेहत दे। अल्लाह आपको सेहत दे और आपको ख्याल रखे, सलामत रहे, अल्लाह खुश रखे थैंक आपको, यू बहुत जी, खुश रखे। थैंक यू सिमाब फॉर कॉलिंग। तो हमारी किचन की मलका बना रही है मलका का पकोड़ा मिक्स। तीनों तरह के पकौड़े तैयार हो चुके हैं। अब सेकंड खेप जो है वो डाली है आलूओं की ज़ैनब ने, डाली है। आलूओं की खेप खेल डालिए आलूओं I know की। this word. तो वैसे आलू जो है उसके पकौड़े भी तैयार हो चुके हैं। हुमायूं, आप तो चिकन वाला खाते हैं, फातिमा आप कौन सा खाती हैं? सबसे ज़्यादा कौन सा पसंद है? मिक्स मुझे तो हाँ वही प्याज वाले प्याज ये कैसा वाला। लगा? ज़ैनब आप कौन सा मजे का है ना, प्याज जरा बड़ा वाले मजे टेस्टी है काफी। हाँ ठीक है, और मैं आलू वाले खाती हूँ, तो आलू वाले आप मेरे लिए रख देना। ठीक है, चिकन वाला मेरे काम से ना। तो फिर मैं क्या अपने लिए रखूं? कह रही है अपने लिए क्या रखूँ? रोस्ट वाले ले लें। मैंने तो एक, दोनों ने तुमने मैं भी फिर खाया? खा रही हूँ, फिर मैं अभी खा रही हूँ। ये क्या बात गरीब है? बेचारी। नहीं, अभी भी अब तो मैं सबर करूँ, बाद में भी कुछ यार आप खाना क्या कह रहे हो? आप क्या कह रहे हो? मैं और खाऊं चिकन पकोड़ा? ओह गॉड, ये तो फरमाइश आ गई है गेस्ट की। मेहमानों को तो ना नहीं की जा सकती, मेहमान तो नहीं खा लें। चले। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पकोड़ा कैसा बना है लेट मी सी, आपको बता देता हूँ मैं खा के कैसा बना। यार ये लस्सा खा रहा है। नहीं नहीं, ये झूठ है, मेरे पर इल्जाम है। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमसे इतना प्यार करते हैं और मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला को खुश रखे, आबाद रखे। थैंक यू वेरी मच। मलका का पकोड़ा मिक्स आज हमने पकोड़े बनाए हैं, इसके बाद हम खाएंगे। फातिमा बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सी चीज़ें आज हमें समझाई, हमारी जो गिरे हैं वो आपने खोली। आपसे मुलाकात होगी कल, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हुमायूं हलीमा को दीजिए अपनी पूरी टीम के हमरा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।